वो कहता है मैम मेरे ना कुछ थॉट्स हैं, जब भी मैं माता रानी का मत्था टेकता हूँ, भगवान का मत्था टेकता हूँ, आई फील लाइक हैविंग सेक्स विद दैट मूर्ति एंड वी डोंट टॉक अबाउट इट. इट्स अ डिसऑर्डर. इट इज अ साइकोलॉजिकल इशू. वी वर एबल टू रीच द रूट कॉज. ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरली लोग सिर्फ साफ सफाई के नाम पे जानते हैं, बट ओसीडी सिर्फ साफ सफाई नहीं है. वो आदमी सालों से इस गिल्ट के अंदर जी रहा था कि वो किसी के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है, वो माता रानी के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है. एंड इट इज अ डिसऑर्डर एंड ट्रस्ट में इट्स ट्रीटेबल. आप ठीक होते हैं. हम थोड़ा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे आते हैं, तो उसमें इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग सबसे खतरनाक क्या है? तो वेदर इट इज इमोशनल, वेदर इट इज सेक्सुअल, चीटिंग इज चीटिंग. तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ और सिर्फ सेक्स इंटीमेसी के कारण होता है? I've seen lot of people saying कि मेरा वाइफ बहुत अच्छी है या मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बट सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है. Their sexual urges are going very down. They are not available for their partners, and wife are craving for sexual satisfaction. It is very difficult for a lady also to survive in a marriage where 1.5-2 साल physical relations नहीं है. पहले तो ऐसे बोला जाता था कि फीमेल पार्टनर सपोर्ट नहीं करती है, तो इसलिए मेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, बट आज तो केस ही उल्टा हो गया मैम. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो आपकी नज़र में एक परफेक्ट मैरिज डेफिनेशन क्या है? There is nothing perfect. We are very healthy family. We are very good family. ये कर करके ना सर हमने अपनी नेगेटिविटी को सप्रेस किया, खत्म नहीं हुई है. मैं आज भी चाहता हूँ मैं अपने फ्रेंड के साथ जाऊँ. लेडी आज भी चाहती है कि वो किसी भी टेंशन की फिर बच्चों को छोड़ के थोड़ी देर घूमने जाए. इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हम उस औरत को फटाफट लेबल कर देंगे जो बच्चों को छोड़ के बाहर घूम रही है. पता नहीं कैसी माँ है. माँ बाप का समय, पैसा या समझदारी एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? रिसेंटली एक पॉडकास्ट में द रेबल किड ने ये वाली बात एक लाइन बोली थी कि जब उनको राइट एज पे राइट प्यार नहीं मिलता ना, तो वो हमेशा बाहर प्यार ढूंढते हैं, और जो वो बाहर प्यार मिलता है वो बहुत अनहेल्दी होता है. आई थिंक प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट इन द किड्स दीज डेज, इट इज़ द पेरेंट्स. सर माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा कमरे में है और सेफ है. गॉन आर द डे सर आपका बच्चा कमरे में सेफ है. सेक्सुअल इंटीमेसी से बहुत ज़्यादा इट इज़ द इमोशनल दैट हैज़ टेकन प्लेस. एंड अगेन वी नीड टू वॉच क्या वो इमोशनल नीड्स हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी इमोशनल नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम बाहर जा रहे हैं. मैम आप तो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो, आप तो साइकोलॉजी सबकी बात कर रहे हो, आपकी लाइफ बैलेंस्ड है? डॉक्टर माला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर. Namaskar sir. Thank you so much for inviting on this podcast where we are actually talking about mental health and कितना important हो चुका है आज के समय पर mental health के बारे में बात करना. इस बारे में आज हम जुड़ने अपने साथ. थोड़ा ये आज का पॉडकास्ट है ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं ये बोलने वाला हूँ कि ये पॉडकास्ट एक सदाबहार पॉडकास्ट रहेगा और 100 सालों तक इस पॉडकास्ट की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये पॉडकास्ट है ना रिलेशनशिप पे बेस्ड है. और पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले चंद लाइनें हैं मेरे पास, मैं बोलना चाहूँगा चंद लाइनें. मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया था, पर शायद वो सब कुछ तुम्हें याद भी नहीं होगा. तुम खिलौनों से ज़्यादा मेरी गोद चाहते थे, नए कपड़े नहीं मेरी आंखों में अपनापन ढूंढते थे, पर मैं बिजी रहा और तुम अकेले होते गए. अब समझ आया, अच्छा माँ बाप बनना मतलब सिर्फ कमाना नहीं था, सुनना भी था. और आज के माँ बाप ने बच्चों को सुनना बंद कर दिया है. बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर आपने ये बात को बयां किया है. आजकल के पेरेंट्स को, माँ बाप को ये लगता है कि बच्चों को हम बहुत बढ़िया खिलौना दिला देंगे, एक हैमलेट से टॉयज दिला देंगे और बच्चा बहुत खुश हो जाएगा. पर सर वो बच्चा उस खिलौने से बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है अपने पापा के साथ पार्क में घूमना, उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देख पाना, और वो देख पाना कि वो बच्चा उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. किसी भी मनुष्य को जब हम इम्पोर्टेंस फ़ील कराते हैं ना, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, तो इंसान का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है. धीरे-धीरे पेरेंट्स का जो टाइम है या जो ग्रैंड-पेरेंट्स का समय है, वो सब टॉय से रिप्लेस होता जा रहा है और बच्चा कहीं न कहीं अकेला होता जा रहा है. और हम इसी मतलब जो रिलेशनशिप की हम बात करने वाले हैं आज पॉडकास्ट में, मतलब पैसा, पावर या फिर कुछ भी एडिशनल थिंग, सब एक तरफ, रिलेशनशिप एक तरफ. या तो किसी का भाई होगा या किसी का बेटा होगा, किसी के पापा होंगे, मम्मी होगी, मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वो बंधा हुआ होगा. पहली बात तो बताओ, ये रिलेशनशिप होती क्या है और एक आदमी की ज़िंदगी में किस तरह से
एक भूमिका अदा करती है कि उस आदमी की ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन हो सके? देखिए सर, आपने बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज़ करा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जब बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म करती है एक बर्ड से, राइट? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस। इसी तरीके से हर रिलेशनशिप, जब बच्चे का जन्म होता है उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जिस कल्चर में उसको बड़ा किया गया है। अगर आज हम बात करते हैं इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की, हम लोगों ने शुरू से रिलेशनशिप्स को बहुत अहमियत दी है। सिबलिंग्स का रिलेशनशिप, ताऊ-ताई के साथ रिलेशनशिप, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रिलेशनशिप, फिर वो रोमांटिक रिलेशन। सो रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज़ 1 से 2, 2 से 3 हम जुड़ते चले जाते हैं। इसीलिए तो शायद मनुष्यों को सोशल ह्यूमन बीइंग बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब हम साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि बच्चे के लिए या बड़ों के लिए उसके आस-पास के लोग बहुत मैटर करते हैं। एक छोटा-सा बच्चा है, जैसे उसका जन्म हुआ है और कभी माँ उसको दूध दे रही है और कभी माँ उसको दूध नहीं दे पा रही है। कभी माँ अपनी ही दिक्कत के अंदर फँसी हुई है। तो वो बच्चा कैसे बिलीव करेगा कि वो दुनिया पे ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा? तो एक साइको सोशल डेवलपमेंट होती है हमारे साइकोलॉजी के अंदर, जिसके हम बात करते हैं कि हर उम्र का एक सोशल वर्च्यू है। एक छोटा बच्चा ये सीख रहा है कि मुझे किस पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना। तो वही 3 साल का बच्चा जब वो पॉटी कंट्रोल करना सीख रहा है, तो वो ये देख रहा है कि कहाँ पर मेरे को किस तरीके से अपनी नीड्स को वो करना है। तो ये सब सोशल ह्यूमन बीइंग हमें बनाता है। तो आपका क्वेश्चन जैसे कि रहा, रिलेशनशिप कैसे हमें हेल्प करते हैं? रिलेशनशिप हमें एक सोशल ह्यूमन बीइंग बनाने में मदद करता है। कामयाबी के साथ-साथ अगर हम एक सोशली वेल मैनर्ड बंदा है, अगर सोशली चीज़ों को, रिश्तों को निभा के चल रहा है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल ट्रू सक्सेस। बट ऐसा बोला जाता है मैम कि ज़्यादा इमोशनल अगर आप हो गए, अगर ज़्यादा सोशली हो गए तो आप थोड़े कायर बन जाते हो, मतलब हर वक़्त अपने आप को रोकते हो कि नहीं यार, मैं ये चीज़ नहीं करूँ, मैं वो चीज़ नहीं करूँ। क्या ये ट्रू बात है? कुछ हद तक ट्रू बात है, बट ये मैं नहीं कहूँगी ज़्यादा और कम का सर कुछ भी नहीं है। देखिए जनरली ना हम लोग या तो बहुत ज़्यादा सोशल होंगे, एक इंसान दिन-रात पार्टी कर रहा है, उसको अपनी लाइफ़ चाहिए ही नहीं, वो कहेगा मेरे लिए पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एंड ब्लेंडिंग ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का बुरा है। किसी भी चीज़ को हम उठा लेते हैं, अगर एक इंसान एक्सट्रीमिटीज़ में किसी में भी चला जाएगा तो वो उसका बुरा है। मगर एक सोशल ह्यूमन बीइंग, एक इंसान बहुत अच्छा कमा रहा है और वो ऑफ़िस से आता है, उसके पास लग्ज़री कार है, लग्ज़री घर है, बंगलो में वो एन्जॉय कर रहा है, बट उसके पास साथ बैठ के 2 मिनट कोई बात करने वाला नहीं है। तो क्या हम उनको कामयाबी कहेंगे? नहीं होता सर वो चीज़, वो बहुत वो है। हाँ, बट लेकिन आप एक रिक्शे वाले को, जो मुश्किल से कुछ कमा रहा है बट वो अपनी बीवी-बच्चे के साथ खेल रहा है, वो ₹10 की आइसक्रीम खा के भी खुश है। तो आई थिंक हम हाई टाइम हमें ये समझने की ज़रूरत है कि खुशी, सक्सेस इज़ नॉट जस्ट मनी, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट पीपल अराउंड यू। आपके आस-पास कौन है? आप कितने सोशली कनेक्टेड हैं? आपके पास कितने यार दोस्त हैं, जो 4 लोग बैठ के बात कर सकते हैं? आपके पास परिवार कैसा है? दिवाली आपने कैसे बनाई थी बचपन में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का हमारा बच्चा वो किससे कल्चर देख रहा है, दैट इज़ इट। तो इसीलिए सोशल ह्यूमन बीइंग होना हमेशा से इम्पोर्टेंट है, और जितना हम लोगों से कनेक्टेड रहेंगे उतना हम बेटर महसूस करते हैं। मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तो इतना काउंसलिंग करते हो और इतने सालों से कर रहे हो, तो आपके पास सेम रिपिटेटिव क्या मिस्टेक आती है जो पेरेंट करते हैं, जो आपको लगता है ये तो हर पेरेंट ही कर रहा है? सर देखिए, यहाँ पे हर पेरेंट जो कर रहा है 2 से 3 चीज़ें हैं, इसको शॉर्ट उसमें करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर पेरेंट ये सोच रहा है कि बच्चे को अच्छा स्कूल पढ़ाना, अच्छी क्लासेस करवाना, स्विमिंग क्लास कराना, बैडमिंटन कराना, जूडो कराटे कराना, ट्यूशन पढ़ाना इज़ द परफेक्ट थिंग दे आर डूइंग। एंड आई एम सॉरी, मैं हर पेरेंट को यहाँ पे रोकना चाहती हूँ। परफेक्ट क्लासेस डज़ नॉट मीन कि आपने अपने बच्चे को इसलिए बिज़ी करा जिससे आप आराम से काम कर पाओ। करेक्ट। बट एक्चुअली बच्चे को वो पैसा खर्च करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका प्रेज़ेंस उसकी लाइफ़ के अंदर, एंड दैट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट क्वालिटी टाइम। बड़ा एक बात बताओ ना, मेरे लिए जैसे मतलब मेरी भी बेटी है 10 साल की, वो बोलती है पापा मत जाओ पॉडकास्ट करने। अब महीने के 15 दिन जाना ही है, क्या करा जाए? सर मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है 8 साल की, जो मुझे हर समय बोलेगी मम्मी फिर आपको जाना है, फिर ऐसे मत करो। तो जो महीने के 15 दिन आपने पॉडकास्ट करने जाना है, बाकी 15 दिन में कुछ तो ऐसा समय ज़रूर निकालिए जहाँ पे आपको लगे दुनिया कैन वेट बट माय डॉटर इज़ माय सेंटर ऑफ अटेंशन। सर जब बच्चे घर पर वो प्यार नहीं पाते ना, तो वो प्यार ढूँढने बाहर जाते हैं, और बाहर की दुनिया इज़ वेरी हार्ड, लाइक वेरी हार्ड। रिसेंटली एक पॉडकास्ट में द रेबेल किड ने ये वाली बात एक लाइन बोली थी कि जब उनको राइट एज पे राइट प्यार नहीं मिलता ना, तो वो हमेशा बाहर प्यार ढूंढते हैं, और जो वो बाहर प्यार मिलता है वो बहुत अनहेल्दी होता है, क्योंकि उन्हें बस अटेंशन चाहिए। और हर मनुष्य को, हर ह्यूमन बीइंग को, हर ह्यूमन की एक सेंटर नीड ऑफ अटेंशन है। आप और मैं बात भी कर रहे हैं ना, अगर आप थोड़ा सा इधर उधर देखो, मैं इधर उधर देखूँ, तो आपको लगेगा दूसरा इंसान इज नॉट गिविंग मी अटेंशन, तो आपका माइंड वहाँ डिस्कनेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली लाइक दैट आर किड्स आर गोइंग थ्रू। मम्मियाँ बैठी होंगी, बच्चों के साथ गेम खेल रही होगी, अच्छा अच्छा मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, बेटा चलो मेरी
गीटी चल दो, बेटा मेरा गीटा चढ़ दो, क्योंकि मम्मियों ने ये सीख लिया बच्चों के साथ लूडो खेलनी है। बट वो लूडो खेलते हुए पूरा टेंशन उसको देखना वो शायद हम सीख ही नहीं पा रहे। मैडम पर बहुत सारे केस ऐसे देखे जाते हैं ना जहाँ पे डॉटर और फादर का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, या फिर माँ का या बच्चे का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। फिर भी आने वाले टाइम पे मतलब जब लड़की किसी और के रिलेशनशिप में पड़ जाती है तो वो तो पूरा प्यार का पानी में बहा देती है। सर मेरा मेरा क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस देखा है, मतलब मेरी आँखों से देखा है मेरे दोस्तों के साथ, मतलब जिस फैमिली से मैं आता हूँ, जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैंने ये घटनाएँ घटित होते हुए देखी है। सर मेरा यहाँ पे ऐसा मानना है, मेरा जो मानना है, आई कैन बी रॉन्ग, और जो मेरी स्टडीज़ कहती है और ये प्रॉब्लम कहीं पर भी आ सकती है, ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं पर भी आ सकता है। हो सकता है आप एक बहुत हेल्दी फैमिली से गए हो बट दूसरा इंसान बहुत हेल्दी फैमिली से नहीं आया। मगर चांसेस जब आप एक हेल्दी पेरेंट्स के साथ बड़े हुए हो, तो अगर आपके साथ कुछ घटना घटेगी ना, योर पेरेंट्स आर द सेफेस्ट प्लेस आप उनसे बात कर सको। अगर आपके पेरेंट्स ही सेफ प्लेस नहीं है और आप पेरेंट्स के पास ही जाके बताने की कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे कि मेरे साथ उस इंसान ने डोमेस्टिक वायलेंस करा या मेरे को उस लड़के ने मारा, या लड़की कहे कि मतलब लड़का कहे कि मेरे साथ उस लड़की ने चीटिंग कर दी, मेरे साथ ये कर दिया, क्योंकि आपके पास कोई सेफ प्लेस नहीं है और आप सिर्फ उस गलती को छोड़ सोच कर कि छोटी गलती है छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि आपने कभी किसी के साथ सही समय पे डिस्कस नहीं करा। अब एक लड़की आती है मेरे पास, शी इज़ टेकिंग काउंसलिंग, 22 ईयर ओल्ड, और 18-19 साल के में वो रिश्ते में आ गई थी। 20 साल में उस लड़के ने उसको पीवीआर में, मूवी थिएटर के अंदर किसी बात पे थप्पड़ मारा था। तो मैंने उसको बोला दैट वाज़ अ रेड फ्लैग, आपने क्यों नहीं छोड़ा वो वाला रिश्ता? तो नहीं मैम, मुझे लगता है ये नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है, आदमी लोग मार देते हैं। अब वो क्यों नॉर्मल है? क्योंकि मैंने वो पिताजी को करते हुए देखा है। अब वो क्यों नॉर्मल है? क्योंकि वो चाचा ने भी करा था। तो हम कुछ चीज़ों को ना नॉर्मल मान लगे। जो आपका क्वेश्चन है ना कि कैसे हेल्दी फैमिली से भी तो जाके हो सकता है। इतना तो आप अपने बच्चों को हक दो कि अगर आपके बच्चों से कोई गलती हुई वो घर आके बताएँ, एंड नॉट जस्ट सर इन दिस रिलेशनशिप। लास्ट कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिनमें लोगों ने जुए में पैसे खत्म कर दिए। जिनके घरों में अल्कोहल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, जिनके घरों में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रॉब्लम है, चीटिंग का बहुत है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये सब चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं है इंसान 1 या 2 बार गलती करने के बाद रुकना चाहता है, बट वो रुक नहीं पाता क्योंकि उसके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अगर फैमिली सपोर्टिव होगी, अगर एक 22 साल का बच्चा अपने घर पर आके बोलता है पापा मेरे से ना बहुत बड़ा लॉस हो गया है, मैं ये नहीं कह रही पापा उसको गले लगाना है, उसको डाँटें, समझाएँ, उसको हेल्प करें, तो वो उसको दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे पापा ने बोल दिया तू तो है ही ऐसा, तेरे से तो मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं थी, तो वो हेल्दी फैमिली सिर्फ़ दिखाने के लिए है कि वो लंच डिनर साथ में कर रहे हैं। बट शायद वो कॉन्फिडेंस मुझे कभी मिला ही नहीं था। दैट इज़ समथिंग वेरी मैडम आपने वो एक ऐड देखा है जब पेरेंट्स बैठे होते हैं और कोई बन आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बेटा आओ डांस करो, बेटा आओ गाना गाओ। तो क्या हमने मतलब पेरेंट्स को परफॉर्मेंस से ज़्यादा प्यार है कि बच्चों से ज़्यादा प्यार है? सर पेरेंट्स को इस चीज़ से बहुत प्यार है कि उनके बच्चों के लिए सब के सब कहे वाओ यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। पेरेंट्स को मुझे लगता है इसमें भी अपनी वाहवाही कहीं न कहीं सुननी है। वो ना उन्होंने बच्चों को ना एक अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है, कि मेरा बच्चा तो ये भी कर सकता है, मेरा बच्चा ये भी कर सकता है, मेरा बट बच्चा डोंट वांट टू डू इट, बच्चे का मन नहीं है करने का। मगर हमने अपने बच्चे को बेटा वो तूने वहाँ पे पोएम सुनाई थी ना, यहाँ पे अंकल आंटी को पोएम सुना के दिखाओ। बच्चे को नहीं करना। आई थिंक वी डू नॉट वांट टू लिसन नो। ये सेम बात हमने रिलेशनशिप में बात करी थी। नो का मतलब ये नहीं है कि मेरा आपसे प्यार खत्म हो गया। नो का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे ने बोला मम्मी मुझे नहीं करना, तो इसको इतना सिंपल रखो ना, हम बड़े हैं, हम जो कहें आपको करना है, हम भी अपने माँ-बाप के सामने करते थे। तो पेरेंट्स आर यूजिंग देयर किड्स समवेयर लाइक अ स्टेटस एंड दे वांट टू शो कि मैंने अपने बच्चे को उतने बड़े स्कूल में डाला है, फिर वो बड़ी क्लासेस कराई हैं और आज उनका बच्चा परफेक्ट है, परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़्यादा प्यारा है। एट द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड कन्वीनिएंट। शायद आपका बच्चा स्टेज पे परफॉर्म करके बहुत खुश फील कर रहा था, बट वो 2 बंदों में नहीं फील करा। बच्चा कह रहा है कि मम्मी ये ग्रुप डांस था, मैं अकेले कैसे करूँ? अरे तू कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। तो हम बच्चे को वो ना बोलने का मौका नहीं दे रहे। एंड इट इज़ हाई टाइम वी शुड अंडरस्टैंड दैट सेइंग नो डज़ नॉट मीन दैट योर चाइल्ड डू नॉट रिस्पेक्ट यू। जब आपका बच्चा ना करता है, उस ना की वैल्यू समझो। हमने एक मूवी थी ना, नो अपने आप में एक सेंटेंस है। नो मीन्स नो। No means no. So I think we need to respect that no. No can come from child also. No can come from a partner also. But we always try to convince the other person. मतलब मैम आज लोगों के पास हर चीज़ है, पैसा भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, बट फिर भी स्टिल लोग अकेले हैं। कोई केस आता है आपके पास कि यार हम तो 3-4 लोग हैं बट फिर भी अलोन फील होता है? बहुत सारे केस सर, अक्सर साइकोलॉजिस्ट के रूम में आके लोग यही बोलते हैं कि मैम मेरे भाई भाभी हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, बट मैं किसी से अपनी बात ही नहीं कर सकता।
16 साल की लड़की मुझे बोलती है, मैम मेरे मम्मी-पापा आए दिन मुझे बोलते हैं कि बेटा हम तेरे साथ हैं, बट मैम मुझे वो कनेक्शन ही फ़ील नहीं होता है। मैं उस कमरे में बैठ के रोती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ नोबडी जिससे मैं अपनी बात कर सकूँ। हम सबके साथ होकर भी हम कहीं न कहीं अकेले होते जा रहे हैं, और आई थिंक यही समय है जहाँ पर हमें सबको ये बात करने की ज़रूरत है कि हमें ये अकेलापन कैसे ख़त्म करें। सबसे बड़ा अकेलापन ख़त्म करने की चीज़ है, लोगों को हर समय ना सलाह नहीं चाहिए। तो आप अपनी सिस्टर के पास गए और आप अपनी सिस्टर को बोलो, यार आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी सिस्टर अगर सीधा आपको सॉल्यूशन देने लग जाएगी ना, तो वहीं आपका माइंड शट हो गया, बिकॉज़ लॉट ऑफ टाइम मुझे सलाह नहीं चाहिए। आपका बच्चा आपके पास आता है और बोलता है, मम्मी पापा पता है मैं ना आजकल स्कूल में बहुत परेशान हूँ, पीपल हैव नॉट लाइकिंग मी, मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आप एकदम से बोलते हो, अरे तू सबको इग्नोर कर, तू सिर्फ अपनी कामयाबी पे ध्यान दे, तू तो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा ना, सब तेरे पीछे पीछे हो जाएंगे। नहीं, आपके बच्चे के चैलेंजेस कुछ और हैं। आपने अपनी सिस्टर से बात करी, अभिषेक ने अपनी सिस्टर से बात करी, अभिषेक के चैलेंजेस कुछ थे, बट सिस्टर ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें बतानी शुरू कर दी। एक लेडी है, नई-नई शादी हुई और वो अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ मम्मी, मेरे से ये शादी नहीं निभ पा रही है, और माँ बोलती है, अरे सबकी ज़िंदगी में आता है, कुछ नहीं है, छोड़ दो। पूछ तो लेते क्या बात थी? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वी आर जस्ट गिविंग सजेशन सर। हम ना हर एक को सलाह देना इतना ज़रूरी समझ बैठे हैं कि हम लोगों से सुनना बंद कर चुके हैं। जैसे कि आपने बोला कि पूरा घर परिवार है, पर बच्चा, उस घर की औरत, उस घर का आदमी, तीनों ही ये कंप्लेंट कर रहे हैं हम अकेले हैं, क्योंकि हम ना नहीं करते। जब हम ना नहीं करते तो हम अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, और हम इस हद तक घुट जाते हैं। एक कपल मेरे पास आता है और बाद में मुझे बोलता है, मैम मेरा ना बड़ा मन है कि मैं स्मोक करूँ। तो मैंने अपनी वाइफ़ से बोला कि कैन आई स्मोक? तो मेरी वाइफ़ ने बोला, हाँ, आप सिगरेट पियो, और दोनों इन्होंने पिया। तो वाइफ़ ने मेरे से एक वादा लिया कि तुम जब भी सिगरेट पियोगे या ड्रिंक करोगे हम दोनों साथ होने चाहिए। तो ही सेड ओके। अब थोड़े दिन बाद मैम मेरा एक दोस्त पी रहा था जिम के पास सिगरेट, मेरा पीने का मन था। मैंने अपनी वाइफ़ को फ़ोन किया कि मैं पी लूँ? तो मेरी वाइफ़ ने इस बात पे बहुत लड़ाई झगड़ा किया, तो मैंने मना किया था, तुम नहीं कर सकते। तो वहाँ पर वो आदमी बहुत डिप्रेस्ड हो गया। उसको लगा, मैम मेरे पास ना मी टाइम नहीं है। मेरी वाइफ़ मुझे हर चीज़ करने देती है, बट सिर्फ़ वो ये चाहती है कि हमेशा मैं उसके साथ हूँ। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सर। आप खुद सोचिए ना, सबके लिए मी टाइम तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। अगर वो उसको वो फ्रीडम दे देती। अब वाइफ़ को लगता है मैं तो परफेक्ट वाइफ़ हूँ, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रही हूँ, और हस्बैंड कहता है मैं परफेक्ट हूँ, मैं वाइफ़ की हर बात मानना चाहता हूँ। इस चीज़ों से वो हस्बैंड-वाइफ अंदर ही अंदर इतनी दूर है, बट जब वो मेरे पास सामने बैठते हैं, तो दे आर ऑलवेज़ लाइक वी आर द बेस्ट कपल। बट लेकिन वो अंदर ही अंदर एक-दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। अगेन, साथ है बट कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी बात ही नहीं बोल पा रहे ना। कौन-सी बात बोलने के बाद आपके पार्टनर को किस हद तक बुरा लग रहा है, आप उसी के ही हमेशा एक डिलेमा के अंदर हो, उसी के प्रोस एंड कॉन्स के अंदर हो, ये चीज़ बुरी ना हो जाए, ये चीज़ ऐसी ना हो जाए। तो अगेन, वी शुड बी देयर विद आवर फैमिली, हमें उनके साथ होने की ज़रूरत है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस। अपनी बात रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, आप बात रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो वाइफ़ को भी कभी बुरा लग जाएगा, कभी वाइफ़ बोलेगी हस्बैंड को भी बुरा लग जाएगा। तो कभी-कभी तो आपको लगता है ना, आप छुपा लो उस बात को यार, इससे बढ़िया है कि बात ही मत करो। देखिए सर, हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ी गलती है, कमियाँ हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हर इंसान को हम खुश रखें। जैसे कि मैंने आपको बोला, शायद अगर हस्बैंड महीने में 1 या 2 बार अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक पे चला भी जाए, तो शायद उससे उतना बुरा नहीं होगा जितना वो महीने तक घुट-घुट के घर पे बैठा हुआ है। बट ये बात मैडम समझाई कैसी जाए? मतलब ये तो आपने बहुत आसान शब्दों में बोल दी, बट ये तो आप मतलब पूरे इंडिया का डायलेमा यही है। सर, यहाँ पे डिलेमा ये है कि हमें ना नो सीखना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं अगर इस इंसान ने मेरी किसी बात पे मना कर दिया ना, तो इसका मतलब ही डोंट रिस्पेक्ट मी। मैम इनको इतना ही प्यार नहीं है, इनको ऐसी क्या दिक्कत है कि मेरे बिना दोस्तों के साथ जाके पीना चाहते हैं? ऐसी कौन-सी बड़ी बात है? आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर रिश्ता, हर चीज़ एक ही इंसान से पूरी नहीं करी जा सकती। जो मैंने आसान शब्दों में बोला, मैंने बस इतना बोला, कभी-कभार सुन लो और कभी-कभार सुना दो। तो कभी-कभार जब सुन लोगे, तो अपने अंदर पेशेंस रखो कि आदमी मुश्किल समय से गुज़र रहा है, और कभी-कभी सुना दोगे तो ये सोचो मैं भी तो फ्रस्ट्रेट हो सकती हूँ, तो कभी बात बोल दूँ। देखिए, किसी भी चीज़ का पॉज़िटिव होना, वी आर वेरी हेल्दी फैमिली, वी आर वेरी गुड फैमिली। ये कर के ना सर हमने अपनी नेगेटिविटी को सप्रेस किया, ख़त्म नहीं हुई है। मैं आज भी चाहता हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ। लेडी आज भी चाहती है कि वो बिन चाहे किसी भी टेंशन की फिर बच्चों को छोड़ के थोड़ी देर घूमने जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट हम उस औरत को फटाफट लेबल कर देंगे, जो बच्चों को छोड़ के बाहर घूम रही है, यार पता नहीं कैसी माँ है। तो
वी आर नॉट, वी एज अ सोसाइटी वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। या तो हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होने की बात करते हैं या हम बिल्कुल कल्चर ओरिएंटेड की बात। आई थिंक बैलेंस इज समथिंग जो इंसान को एक बहुत खुशी दे सकता है, हैप्पीनेस। तो ये तो मतलब पूरी दुनिया में शायद 0.0.0.1% भी लोग नहीं होंगे जो बैलेंस्ड लाइफ जीते होंगे अपनी पूरी बहुत एंटायर कम है सर, ज़िंदगी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कोई परफेक्ट नहीं है सर, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, मेरी अपनी एज़ अ मदर आई गो थ्रू टाइम जहाँ पे मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ कि मैं कितना भी कर लूँ यार, मेरा बच्चे के साथ ये इश्यू क्या आ रहे हैं। आई ऑल्सो गो थ्रू इश्यूज़ विद माई इन-लॉज़, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट बैलेंस मेंटेन का क्या है, अगर आज मैंने किसी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ अगर गुस्सा कर भी दिया फॉर दैट मैटर, सो एक बैलेंस इंसान हमेशा अपनी बात को इंट्रोस्पेक्ट करेगा कि यहाँ पे मैं गलत है या नहीं था, एंड एफर्ट लेगा मल्टीप्लाई इंटू 10 कि वो उस चीज़ को फिक्स करे। अगर मैं आज अपनी बच्ची को किसी बात पे शाउट भी कर दूँ, तो आई एम नॉट सेइंग कि एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड मैं बोल दूँ जो इंसान कहे मैं तो चीखता ही नहीं हूँ। आप चीखोगे, आप रिश्तों में चीखोगे, आपके इन-लॉज़ के साथ डिफरेंस आएँगे, आपके अपने पेरेंट्स के साथ डिफरेंस आएँगे, फॉरगेट अबाउट इन-लॉज़। बट एफर्ट आप कितना ले रहे हो कि उस चीज़ों को आप दूसरे इंसान को भी ध्यान रख के फिक्स कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी नज़र में एक परफेक्ट मैरिज डेफिनेशन क्या है? अगेन सर, मैं परफेक्ट वर्ड से ही थोड़ा-सा चिढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इट इज़ ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है हम लोग ना, मेरे लास्ट पॉडकास्ट में किसी ने पूछा, मैम व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ अ परफेक्ट पेरेंट? व्हाट इज़ परफेक्ट पे, देयर इज़ नथिंग परफेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। सो देयर इज़ नथिंग परफेक्ट। परफेक्ट इज़ ओनली व्हेन यू एंड योर हस्बैंड अंडरस्टैंड थिंग्स। जब एक-दूसरे की कमियों को आप एक्सेप्ट करो, आप एक-दूसरे की शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट करो। मेरे हस्बैंड की ये इश्यू है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड के अंदर ना ईगो बहुत ज़्यादा है। अरे अगर आपको पता है ईगो है तो आप उस समय पे मत करो वो वाली बात, मत करो ना। बस इतना ही तो समझना है कि मेरे हस्बैंड के 4 दोस्तों के बीच में अगर मैं रूड बोल रही हूँ तो मेरे हस्बैंड को बात पिंच हो जाती है, थोड़ा-सा अवॉइड कर लो। मैम मेरी वाइफ ना 1 मिनट में मुँह बना लेती है, जब उसको लगता है कि मैं उसको अटेंशन नहीं दे रहा तो अटेंशन दे दो। समटाइम वी आर ऑलवेज़ फाइंडिंग आउट द ब्लेम इन अदर पर्सन। अगर रिलेशनशिप से हम ब्लेम हटा देंगे और वी एज़ अ यूनिट चलने लग जाएँगे ना कि हस्बैंड वाइफ एक है, तो शायद ये चीज़ें बहुत बेटर हो जाएँगी। एब्सोल्युटली मतलब ये पहले तो शादी का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में वो जितना भी इम्पैक्ट आएगा वो बच्चों पे आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे एक बात है ना, इसको ना ये मत सोचो कि मेरे पेरेंट्स, तेरे पेरेंट्स, मेरा बच्चा, तेरा बच्चा, तूने क्या किया, मैंने क्या किया, हमने क्या किया। हमारे घर पे कोई आया, अब मान लो हस्बैंड बोले तेरी अरेंजमेंट में दिक्कत थी, मैंने तो सब कुछ बेस्ट करा, या उसमें था अरे यार हम बन जाते हैं ना यूनिट, जिस दिन हम बन जाएँगे ये चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी। वापस अपन थोड़ा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे आते हैं, तो उसमें इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग हुँ, सबसे खतरनाक क्या है? सर दोनों ही चीटिंग है। इमोशनल चीटिंग भी बहुत खतरनाक है, बट पता नहीं क्यों हम लोग जब भी किसी किसी को भी आप चीटिंग में देखोगे तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ से पूछेगा क्या तेरा उसके साथ फिजिकल रिलेशंस था, बिकॉज वो मन एक बड़ा शॉक हो जाता है। और अक्सर आप देखेंगे चीटिंग के केसेस के बाद हस्बैंड या वाइफ दूसरे इंसान से घंटों वो ही वेरीफाई करना चाहता है कि क्या हुआ था, कब बात हुई थी, किस हद तक बात हुई थी, बेड तो नहीं शेयर करा था। बिकॉज फिजिकल चीटिंग को हम लोग बहुत मायने देते हैं और गलत मानते हैं, बिकॉज वो तो एक हमारी बाउंड्री हो गई ना, वो क्रॉस हो गई। मेरा ऐसा अनुभव है इमोशनल चीटिंग के डेज़ जब स्टार्ट होते हैं ना, जब आप चीटिंग करते हो वहीं से गलत हो कहीं न, क्योंकि आपने दूसरे इंसान के साथ धोखा दिया। एज़ सिंपल एज़ दिस, जो उस इंसान का समय था आपने वो समय भी किसी और को दिया। जो वो टेंशन थी, क्योंकि आप फिर घर पे चिड़चिड़े हो गए ना, आपका घर पे मन नहीं लग रहा। आप घर पे रहना ही नहीं चाहते। तो वेदर इट इज़ इमोशनल, वेदर इट इज़ सेक्सुअल, चीटिंग इज़ चीटिंग, एंड इसके केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टुडेज़ टाइम अगेन, बिकॉज़ वी आर नॉट गिविंग टाइम, वी आर नॉट गिविंग एक्सेप्टेंस टू ईच अदर। हस्बैंड कहता है मैम मैं कुछ भी कर लूँ, मैं घर जाता हूँ, मेरी वाइफ हर समय झगड़ रही है, मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता। तो अगेन आई थिंक इट इज़ अ टाइम हमें एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मतलब आपने कोई रूट कॉज़ फाइंड आउट किया कि ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब पहले तो नहीं हुआ कर मतलब तो आप फादर की जनरेशन में थोड़ा-सा जाओगे तो वहाँ तो नहीं हुआ करता था, मतलब आते थे फादर काम करते थे, चले मुझे जाते ऐसा थे। लगता है होता ये हमेशा से था। हुँ, अब थोड़ा बढ़ गया हो सकता है, ये हम कह सकते हैं परसेंटेज, बट होता ये हमेशा से था। पहले इस बारे में कभी ओपनली बात नहीं करी जाती थी। हमने चीज़ों को, चाहे घबराहट, बेचैनी भी लो, डिप्रेशन भी लो, ये हमेशा से था। सेल्फ हार्म भी लो, ये हमेशा से था। अब ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, एक तो इनके बारे में डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, एंड वी आर मूविंग टू फास्ट इन मॉडर्न सोसाइटी कि हम ना बेस खोते जा रहे हैं चीज़ों का। आपने एक बात बोली यहाँ पे मैडम कि हस्बैंड और जैसे हस्बैंड घर जाता है तो वाइफ चिड़चिड़ी हो जाती है, तो अभी आपने भी ये एग्ज़ाम्पल दिया कि हस्बैंड जब घर जाता है तो वाइफ चिड़चिड़ी हो जाती है। तो दोनों में सबसे पहल करने वाला कौन है इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए?
सर देखिए, तोड़ कोई भी नहीं रहा, हर इंसान अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है। जब वाइफ़ चिड़चिड़ी हो गई है, तो वाइफ़ को कुछ बात करनी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हस्बैंड को, जो इंसान जो भी फॉर दैट मैटर काम कर कर आया है, उसको 15-20 मिनट रेस्ट करने की तो दो, उसके बाद बात कर लो। अगर आप उस आदमी के घर पे घुसने से ही कंप्लेंट शुरू कर रहे हो, तो उसका आपसे कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो पा रहा, क्योंकि आपने उसको वो वार्मनेस दी नहीं। वो घर आके वो पानी पी लेता, कपड़े चेंज करते, बैठते, अब बोलते यार मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। इफ एवरी टाइम आप कंप्लेनिंग मूड में हो, तो दूसरा इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे मैं एक और बात बोलूँगी, अक्सर हस्बैंड्स कहते हैं कि मैम मेरी वाइफ की तो कभी कंप्लेंट खत्म ही नहीं होती, क्या कभी भी खत्म नहीं होते। तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि आपने उस कंप्लेंट को खत्म करने के लिए कुछ करा, या आपने कुछ करा ही नहीं। अगर आपने उस कंप्लेंट के लिए एक्शन लिया, अगर आप एक्शन लोगे, तो वाइफ के साथ इस बारे में बैठ के बात करो कि तुम्हारी सलाह देने के बाद मैंने ये एक्शन लिया। सपोज वाइफ को अपनी सासू माँ से दिक्कत है पूरे दिन के अंदर, और वो रात को आते हैं और वो गिट पिट शुरू हो जाती है, आज तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, आज तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया। तो जितना हो सके उसका एफर्ट लिया जाए उस चीज़ को हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों को समझने की ज़रूरत है कि आपको प्रॉब्लम उनकी मदर से है। आप उस इंसान के साथ अपना क्यों रिश्ता खराब कर रहे हो? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आप अपने, फिर वही वाली बात, वी बनो ना, हस्बैंड वाइफ साथ में बनो। किसी तरीके से दोनों एक-दूसरे को अटेंशन दो, समय दो, घर का माहौल तो अच्छा रखो। शायद आप अलग रह रहे हो और आपकी मदर इन लॉ ने आके आज आपको कुछ कह दिया और आपका मूड इतना ज़्यादा खराब हो गया कि आपने वो मूड का खराब, वो अपनी एनर्जी जो ड्रेन थी, वो आपने यहाँ पर भी आने दी। और इस चीज़ को बेटर बनाने के लिए मैं जनरली एक चीज़ लोगों को सजेस्ट करती हूँ इन ऑल माय कपल थेरेपी सेशंस, इफ वाइफ्स आर हाउस मेकर एंड दे आर एट होम, डू मेक योरसेल्फ अवेलेबल, डू सर्टेन एक्टिविटीज़ जो आपको एनर्जी दे। अगर वो वाइफ़ 1 घंटा योगा कर ले, वॉक पे चली जाए, मेडिटेशन कर ले, जिमिंग कर ले, कुछ नहीं करना, पेंटिंग कर ले, कुछ नहीं करना, किसी भी चीज़ को एन्जॉय करे, तो उसकी एनर्जी थोड़ी पॉज़िटिव होगी। क्या वो अकेले होते घर पे इसलिए ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है? ये कहीं न कहीं है सर, क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए वही है ना। क्योंकि जब मैं घर पर अकेली हूँ, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में रूमिनेट करे जा रही हूँ। एज़ अ वर्किंग वाइफ़, जब मेरे कभी अपने इन-लॉज़ के साथ शुरू में इश्यूज़ थे, तो मुझे ऐसा लगा था, मुझे मैंने उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी शायद इसलिए नहीं होने दिया बिकॉज़ मेरे पास कुछ बाहर के लोग थे। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकती थी, या मैं किसी तरीके से अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकती थी। बट लेकिन जब हम वो एनर्जी बाहर लेके ही नहीं जाएँगे, हम सिर्फ़ वहीं पर बैठ के रोएँगे, परेशान होंगे, तो कभी-कभार वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। अच्छा, वहाँ आप बात करते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्स इंटीमेसी के कारण होता है? सर नो, 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 देयर आर लॉट ऑफ केसेज़ जहाँ पे सेक्सुअल इंटिमेसी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इट इज़ इमोशनल। आदमी लोग बोल रहे हैं, औरत बोल रही है कि मैम मेरे आदमी के पास समय ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी इस इंसान से बात होनी शुरू हुई और मैं इसके साथ घंटों फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मिले भी नहीं है सर आज तक, बट इट इज़ द फन एलिमेंट इन द कन्वर्सेशन, एक-दूसरे से मज़ाक करना, एक-दूसरे के साथ सिर्फ बात करना। नाउ आई थिंक सेक्सुअल इंटिमेसी से बहुत ज़्यादा इट इज़ द इमोशनल दैट हैज़ टेकन प्लेस, एंड अगेन वी नीड टू वॉच, क्या वो इमोशनल नीड्स हमारी सैटिस्फाई नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी इमोशनल नीड्स सैटिस्फाई नहीं हो रही है, तो अब हम पार जा रहे हैं। Sexual needs are very important. If on daily basis when we see couple counseling, so there are a lot of females who are complaining कि हमारे मेल्स के अंदर सेक्सुअल अर्जेस नहीं हो रही है, वो फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाह रहे हैं, इंटीमेसी ना होने की वजह से हमारा रिश्ता खराब होता जा रहा है, क्योंकि एक लेडी की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है टू गेट सेक्सुअल सेक्स। आई एम सीइंग अ केस दीज डेज जिसके अंदर लेडी कहती है कि मैम माय हस्बैंड इज़ अ बेस्ट पार्टनर, वो इंसान से अच्छा कोई बंदा ही नहीं है, वो सबसे अच्छा है। और बट हमारे बीच में मैम फिज़िकल इंटीमेसी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे डाउट होता है कि आदमी कहीं बाहर जा रहा है। और वो कहती है आई रियली ट्रस्ट माय हस्बैंड, एंड व्हेन आई सिट विद हस्बैंड, तो हस्बैंड मुझे कहता है मैम देयर इज़ नो अर्ज, मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि बिज़नेस करता हूँ, फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही है, बच्चा है, घर के लड़ाई झगड़े हैं, कि मैं हमेशा इतना ड्रेन रहता हूँ कि आई ऑलवेज़ फील आई हैव वन ऑफ द अदर इश्यूज़, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन। मैं हमेशा ही परेशान रहता हूँ, मेरे अंदर वो सेक्सुअल अर्जेस नहीं। तो सेक्सुअल अर्जेस कम होने की वजह से जब पार्टनर सैटिस्फाई नहीं फील कर रहा है, इससे भी हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ये पर्टिकुलर केस आपने बताया ना कि मैं अभी बहुत काउंसलर से बात कर रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर केस बहुत ज़्यादा एकदम इवॉल्व हो गया है। पहले तो ऐसे बोला जाता था कि अच्छा फीमेल पार्टनर सपोर्ट नहीं करती है, तो इसलिए मेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं यार, वहाँ चले जाते हैं। बट आज तो केस ही उल्टा हो गया मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि सर मेल्स ना बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फ़ील कर रहे हैं। मेल्स की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड, एंड एवरी टाइम दे आर लिविंग इन स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस का हमारा लिबिडो सेक्सुअल एनर्जीज़ पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट है। देयर सेक्सुअल अर्जेस आर गोइंग वेरी डाउन,
and it is going down and they are not available for their partners and wife are craving for sexual satisfaction, है ना? और लेडीज़ का वो क्रेव बढ़ता जा रहा है और वो ही कहीं न कहीं इम्बैलेंस रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। तो अगेन आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लेडी ऑल्सो टू सर्वाइव इन अ मैरिज वेयर 1.5 2-2 साल फिज़िकल रिलेशंस नहीं है। वो लेडी ने मुझे बोला, मैम आई कैन काउंट ऑन माय फिंगर्स लास्ट 3 साल में हमने कितनी बार फिजिकल इंटीमेसी करी एंड मील इज सेइंग आई वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन इट। इनफैक्ट यहाँ तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आई जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। तो उस आदमी ने बात करते-करते मुझे कहीं पर ज़िक्र करा दैट दिस पर्सन हैज़ सर्टेन थॉट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और अक्सर हमारे कल्चर में इस बारे में बात नहीं करी जाती है। वो कहता है, मैम मेरे ना कुछ थॉट्स हैं, जब भी मैं माता रानी का मत्था टेकता हूँ, भगवान का मत्था टेकता हूँ, आई फील लाइक हैविंग सेक्स विद दैट मूर्ति एंड वी डोंट टॉक अबाउट इट। इट्स अ डिसऑर्डर, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू एंड मेरे ने आज तक कभी किसी से बात नहीं करी क्योंकि उसको लगा मैं गंदा हूँ, मैं कितना गंदा हो सकता हूँ, मेरे में कितनी दिक्कत है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और इस चक्कर में उसने सेक्स से ही दूर होता पता चला गया। वी वर एबल टू रीच द रूट कॉज। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरली लोग सिर्फ साफ सफाई के नाम पे जानते हैं बट ओसीडी सिर्फ साफ सफाई नहीं है। कोई भी थॉट जो आपको इंट्रूसिव आ रहा है, आपके बिना सोचे वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, रेपिटेटिव है, बार-बार आ रहा है, अनकंट्रोलेबल है। यू कैन नॉट कंट्रोल दैट थॉट एंड स्टिल यू हैव दैट थॉट एंड यू फील लाइक दैट थॉट इज़ गिविंग यू लॉट ऑफ गिल्ट। अरे मैडम मैं सोचना ही नहीं चाहता, कोई नहीं सोचना चाहता। मैडम मेरे घर में माता रानी की पूजा होती है। मैं जोत जलाने से भी डरता हूँ कि मुझे दोबारा थॉट आ जाएगा। क्योंकि वो इंसान तो अंदर ही अंदर अपने आप से हेट कर रहा है, यार मैं इतना बुरा हूँ कि मैं माता रानी के साथ सोच रहा हूँ। तो आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट इट। व्हेन आई से वी नीड टू टॉक, आपके मन में कुछ भी है आप किसी से बात तो करिए। वो आदमी सालों से इस गिल्ट के अंदर जी रहा था कि वो किसी के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है, वो माता रानी के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। एंड इट इज़ अ डिसऑर्डर एंड ट्रस्ट मी इट्स अ ट्रीटेबल। आप ठीक होते हैं। आपको सिर्फ कुछ काउंसलिंग सेशंस और ज़रूरत पड़े तो कभी-कभार दवाइयों की भी लेनी पड़ती है और आप बहुत जल्दी ठीक होते हो बिकॉज़ इट इज़ देयर एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ना, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें इनसाइट नहीं है। मैंने इसे इनसाइट नहीं है तो इंसान को पता ही नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ। बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जिसमें इनसाइट बहुत अच्छी है। उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें इनसाइट है। अब वो इंसान को इनसाइट है कि मैं भगवान के बारे में गलत सोच रहा हूँ, तो वो अपने आप से हेट करता था। ऐसे ही केस आया था जिसमें उसकी मदर खाँस रही है, कफ़ है और उनको काफ़ी क्रॉनिक कफ़ है। वो आदमी कहता है, मैम जब भी मेरी मम्मी कफ करती है, दिस गाय इज अ हैंडीकैप्ड, वी नीड टू रियली कैच दिस वर्ड। हैंडीकैप्ड है, हर काम माँ करती है, शादीशुदा भी नहीं है 30-32 साल का आदमी। मैम जब भी ये खांसती है ना, मेरे मन में आता है क्या ये खांसती रहती है, इससे अच्छा मर जाए। अब वो मेरे ऊपर इतना हावी हो चुके हैं कि मैम मैं दिन में 15-15 बार अपनी माँ को मरने के लिए कह रहा हूँ, बट मैम मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। एम आई अ बैड पर्सन? मैं इतना गंदा इंसान हूँ? अब सर यहाँ से ना सेल्फ हेट्रेड शुरू हो जाएगी। तो जब आप अपने आप से ही नफ़रत करने लग जाओगे, जब आप अपने आप से ही हेट करने लग जाओगे, हाउ आर वी गोइंग टू डू? सो ऑल दीज़ थिंग्स व्हेन यू थिंक योर थॉट्स आर नॉट मेकिंग सेंस टू यू, आप परेशान हो रहे हो, आई थिंक दिस इज़ द टाइम आपको एक साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। मतलब ये सब एंग्जायटी और डिप्रेशन के कारण ही होता है सर ये? एंग्ज़ायटी का ही एक डिसऑर्डर, एंग्ज़ायटी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। जीएडी जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, पैनिक है, फ़ोबियाज़ है, इसी में एक ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसी के अंदर ये वाले डिसऑर्डर्स हैं जिसमें यू फील लाइक दैट यू हैव सेक्सुअल अर्जेस फॉर गॉड। मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम पे एक ऐसा बिज़नेस क्रिएट हो जाएगा मैडम, जो कि लोग सुनने के लिए कोई एक आदमी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं अभी एक मॉडल पढ़ रही थी, यूएस में था, उसमें आया था, नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट वाज़ सोशल इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने एक बैंक क्रिएट किया है कि आप अपनी जवानी में जाएँ, बुज़ुर्गों के साथ समय बिताएँ, तो वो आपको उतने आवर्स का क्रेडिट टाइम दे देंगे। बाय द टाइम यू गेट ओल्ड, यू विल हैव कि आपके पास इतना क्रेडिट है और आप जाके लोगों के पास उतना लोग आपके पास आके उतना समय बिता रहे हैं, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट पीपल आर डूइंग। बात करो, एक तरफ तो लोग भाग रहे हैं कि यार हमको काम करना है, काम करना है, काम करना है, दूसरी तरफ चाहिए कि यार लोग हमारे पास आ जाए, लोग हमारे पास आ जाए। मतलब पूरा इम्बैलेंस हो गया है सब चीज़ें। सर क्योंकि हर चीज़ एक्सट्रीम में है ना, अब आप देखो रिलेशनशिप्स है नहीं, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं और वो बंदा वर्कोहॉलिक होता जा रहा है। आई हैव अ क्लाइंट, मैं कंपनी का नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी, वो लेडी 24 में से ट्रस्ट मी सर 17 से 18 घंटे काम करना चाहती है। उसकी डिवोर्स हो चुका है, उसका बच्चा उसके साथ नहीं है और वो बहुत खुश है क्योंकि उसके पास वो पैसा है, उसको पैसा इस समय कामयाबी दे रहा है, खुशी दे रहा है। मैं उसे बहुत बार कहती हूँ रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड शी टेल्स मी, मैम मेरे पास पैसा है ना, मैं सब कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी। वो उस कंपनी, मतलब व्हाई आई मेंशन दिस बिकॉज़ कंपनीज़ भी सर बाउंड्री नहीं है ना उस क्लाइंट, उसको एम्प्लॉयी के साथ, उस एम्प्लॉयी को बहुत प्रमोशन देती है। उसको इतना हाइक दे देंगे, उसको वो डोपामाइन हाइक मिल रहा है क्योंकि उसको हर थोड़े दिन में एक एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। हर थोड़े दिन में उसको वो कामयाबी का नशा आ रहा है और वहाँ पे लोग नहीं है, उसको फ़ील नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इस समय लग रहा है मुझे पैसा चाहिए।
ये तो ड्रग्स है ना, वो तो ड्रग्स की तरह ही आदत है ये तो। पेचेक तो आज के टाइम पे सर ड्रग ही है। वो ड्रग जिसने आपको ना बस ये फ़ील करवा दिया, क्योंकि शायद हमारे बचपन में हमने बहुत ज़्यादा सुन लिया था कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास रिश्ते थे। हमने कभी रिश्तों पे सैक्रिफ़ाइस करने की बात नहीं करी। बट आज सर ऐसा समय आ गया जहाँ पे इंसान को लगता है पैसा ही इम्पोर्टेंट है। पूरी मानसिकता ही चेंज हो गई है। थोड़ा-सा रिलेशनशिप एक टॉपिक पे और डिस्कस करना चाहूँगा कि 2 पार्टनर्स के अंदर एक के अंदर इंटीमेसी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको ऐसा देखा जाता है, अरे क्या है यार ये, कितना इस बारे में बात करता है ये, तो उसको खुद को गिल्ट हो जाती है। तो अब उस सिचुएशन में वो आदमी क्या करे? क्योंकि ये तो अंदर से अपने आप चीज़ आती है ना, जैसे आपने बताया कि वो एक अंदर से अपने आप उसको आया, माता जी के लिए आया। बट तो दोनों में कैसे मेंटेन किया जाए? क्योंकि वो तो वाइफ़ अगर उसको हस्बैंड को बोल देगी, तुम तो हर बार इस बारे में ही सोचते रहते हो, हस्बैंड बोल देगा, तुम तो हर बार इस बारे में ही सोचती रहती हो। सर यहाँ पे आई थिंक अगेन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड को ये वाली बात बोलना कि मेरे लिए सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वाइफ को ये वाली बात समझना कि उसके पार्टनर के लिए, एंड वाइसा वर्सा वाइफ को ये वाली बात समझना कि उसके हस्बैंड के लिए और उसके खुद के लिए। हम एक दूसरे को जब हम रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं ना, तो आई थिंक सेक्सुअल फैक्टर्स कम इनटू अ ग्रेट रोल। क्योंकि अगर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो सर रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो चलेगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि मेरा वाइफ बहुत अच्छी है या मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बट सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, सेक्सुअली वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई ईच अदर। आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अक्सर आप देखेंगे जब लेडी ने बच्चा डिलीवर करा है, थोड़े दिन के लिए उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट भी कम होता चला जाता है। तो इसमें हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब ये हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं तो दूसरे पार्टनर को समझना कि ये कारण हो सकता है, उसको वो स्पेस देना। क्योंकि जब आप किसी को स्पेस देते हो उसके वापस प्रीवियस सेल्फ में आने के लिए, तो वो इंसान आपको हमेशा रिस्पेक्ट रखता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन लेडीज इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है बच्चे का ध्यान रखने में, या बच्चे के आने के बाद ज़िंदगी के अंदर माँ बाप का सेम ना रह पाना, एक साथ चीज़ों को नहीं समय दे पाना भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इसमें स्पेस दे और साथ ही साथ दूसरे पार्टनर की ज़रूरत को समझे, तो चीज़ें बेटर हो सकती। अच्छा, आप आते थोड़ा पेरेंटिंग पे, क्योंकि देखो पहले तो अपन रिलेशनशिप पे बात करनी है हस्बैंड वाइफ की, उसके बाद में आपके पास बेबी होगा। तो माँ-बाप का समय, पैसा या समझदारी एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? सर देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझदारी है। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, दे आर इन पाथवेज़, दे आर इन हिलवर्ड्स, दे आर इनटू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, बट लॉट ऑफ लोनलीनेस इन देम बिकॉज़ देयर पेरेंट्स डोंट हैव टाइम, दे डू नॉट हैव टाइम। एक बच्ची है, उससे मैं ऐसी बात कर रही थी राइट नाउ, शी इज़ अ दिल्ली की है, अभी पुणे में पढ़ रही है, शी इज़ स्टडीइंग साइकोलॉजी ओनली। तो उसका मेरे पास फ़ोन आता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है, मम्मी-पापा की लड़ाई-झगड़े चलते रहते हैं, कभी दोनों एक-दूसरे के साथ सही नहीं रहते। तो मैंने उसको किसी तो दिन पे बोला कि आप ऐसा करो, घर आ जाओ, थोड़े दिन रुको। 10 दिन की छुट्टी हुई है। बच्ची अकेले पुणे रहना ज़्यादा पसंद कर रही है, बट वो घर नहीं आ रही है। बिकॉज़ बच्ची ने हमेशा घर पे लड़ाई-झगड़े देखे। दिवाली की छुट्टी हुई है, मैं घर पे नहीं आ रही हूँ मैम, बिकॉज़ हमेशा हमारे लिए फेस्टिवल्स मीन्स फाइट। पेरेंट्स को ये समझने की पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग कहते हैं बच्चा कर लो, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। नहीं होती है सर, नहीं होती। सर बच्चा होने के बाद चीज़ें तो बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स तो आएँगी, एज़ सिंपल एज़ दिस पेरेंटिंग। माँ कुछ और तरीके से पेरेंटिंग करना चाहेगी, पिताजी कोई और तरीके से पेरेंटिंग करना चाहेंगे। माँ चाहती है बच्चे के साथ बहुत पोलाइट रहो, और पिताजी बीइंग अ हार्ड पर्सन वो कहते हैं, "अरे यार स्ट्रिक्ट रहो ना, मेरे पापा भी तो मेरे साथ स्ट्रिक्ट थे, मेरे पापा ने भी मुझे मारा, बच्चे को पालो।" तो सबसे पहली तो यहाँ पर जब तक आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं है, बच्चा कभी किसी चीज़ को सॉल्व नहीं करेगा। बच्चे के होने के बाद चांसेस है आपके इश्यूज़ बढ़ जाएँगे, आपका अपना कनेक्शन टाइम खत्म हो जाएगा, आपका अपना मी टाइम खत्म हो जाएगा फॉर सम टाइम। तो बच्चा नीड लॉट ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट, आई एम मेंशनिंग हियर देयर टाइम इन्वेस्टमेंट, देयर लव इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे उनको वो बच्चे को देने की ज़रूरत है। आप बच्चे को बहुत पैसे दे दो, 4 मेड्स रख दो, और आप सोचो कि हम हस्बैंड-वाइफ अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, क्या वो मेड बच्चे को गले लगा के खाना खिलाना चाहेगी? हम कितने केसेस देख रहे हैं सर। मेड्स की वजह से बच्चों के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ है, चाहे वो बच्चों को फिज़िकल अब्यूज़ है, मार-पिटाई हो रही है। एक पेरेंट मेरे पास आता है जो बोलता है कि मैम मैं ऑफ़िस से आया हूँ और मेरे बच्चे की बॉडी पे कुछ ब्रूज़ेज़ है। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो वो बच्चे को चोट लग गई, और वो मेड ने इतना डराया हुआ था कि बच्चा कभी बोल ही नहीं पाया माँ-बाप के आगे। महीनों बाद कभी वो बच्चे ने बोला, जब वो मेड चली गई, मम्मा अच्छा हुआ आपने बोली मेड को हटा दिया बिकॉज़ वो मुझे मारती थी। तो अ, एवरीथिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, लाइक पेरेंट्स लव कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। दिस इज़ माय टैगलाइन फॉर दिस, दैट पेरेंट्स लव कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद मनी, विद गुड क्लासेस, विद मेड्स। आई थिंक सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स का रोल, दादा-दादी का रोल, नाना-नानी का रोल, वो रिश्तों की अहमियत।
जो हमारे समय पे बहुत ज़्यादा थी, और धीरे-धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ती जा रही हैं और वो चीज़ें और आज उन्हीं को हटा दिया है। बिल्कुल हटा दिया। सर आप समर वेकेशंस अपनी याद करो ना, गर्मियों की छुट्टियाँ, हम सिर्फ़ बारिश में भी कितना खुश हो रहे थे। आजकल का बच्चा कहेगा नो, नो, नो रेन आई डोंट वांट टू गो है, नो, नो, नो आई डोंट वांट टू गो, क्योंकि हमने वो बच्चे को वो कल्चर ही नहीं दिया। मैं मुझे आज भी वो दिन याद है कि बारिश है, नानी के घर पे मामा के बच्चे, मैं, हम सब बारिश में नहा रहे हैं। वो पकोड़ों में भी कितना खुश था। आप सोच रहे हो बच्चे को, अरे बेटा पापा-मम्मी आ गए हैं, चलो वी गो टू 5 स्टार होटल। बच्चा 10 बजे, 9 बजे फॉर दैट मैटर, आप जब आ रहे हो बच्चा आपके साथ आके गाड़ी में बैठ रहा है, एवरीबॉडी इज़ बिज़ी ऑन देयर फ़ोन, दे डोंट हैव टाइम, आप जा रहे हो होटल में बैठ के खाना खा रहे हो, कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता है। आप चलो मेरे साथ सर अभी किसी होटल में, हर बंदा फ़ोन पे लगा हुआ होगा। तीनों तीनों लगे होंगे, 3 है तो तीनों लगे होंगे। मेरा ऐसा मानना है फाइनेंस इम्पोर्टेंट है, मैं कभी ये नहीं कहूँगी फाइनेंशियल इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट सिर्फ फाइनेंस इम्पोर्टेंट है, आई थिंक दैट इज़ नॉट द केस। बच्चा नीड यू। आप बच्चे को कंपेयर करना, आप एक होटल में लग्ज़री उसको स्टे देना, और आप एक दिन बच्चे के साथ बैट बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलना, आप देखना आपके बच्चे की नेचुरल हैप्पीनेस कहाँ पर है। करेक्ट, एब्सोल्यूट राइट। ये तो मैं फ़ील करता हूँ खुद भी, जैसे मैं नाना-नानी के भेज देता हूँ तो इमोशनल एकदम एकदम वो खुल जाती है, मतलब एकदम बस शेरनी टाइप हो जाती है, यार पापा ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और जैसे ही इधर आते हैं, पापा रहने दो ना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। मैंने कहा यार इतना क्या डिफरेंस आ जाता है, मतलब उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। सर सबके साथ है तो उनको वो अटेंशन मिल रही है ना। देखिए बच्चा बड़ा करना, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ अ विलेज, लाइक लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्वड इन। दादू के साथ बच्चा वॉक करने जा रहा है, तो नानी ने बच्चे को जोत जलानी बताई, आओ माता रानी के आगे जोत जलाते हैं, आओ पाठ पूजा करते हैं, तो मम्मी ने बोला आओ बेटा पढ़ लो, तो पापा ने बोला अरे छोड़ छोड़ आ जा, थोड़ी मस्ती करते हैं। ये सबका बैलेंस से बच्चा बढ़ता है। बट अगर वो सारे काम एक हस्बैंड वाइफ को करने हैं, और हस्बैंड वाइफ ने सोचा ये काम उनकी मेड्स कर देंगी, और मैं ये नहीं कह रही मेड्स मत रखो, आई ऑल्सो हैव 24/7 मेड, मेरी भी मेड हेल्प करती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इज कि मेड कैन नॉट रिप्लेस पेरेंट्स। मेड कैन बी रिप्लेस, मेड आपका काम कर सकती है। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा मन होता था खाना मैं खुद बनाऊं, सुना था बचपन से औरत कोई घर पे खाना बनाना चाहिए, तो बड़ा मन था, बनाना ही पड़ता, बड़ा मन था और खुशी मिलती थी सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत खुशी मिलती थी जब वो खाना बनाती थी। फिर धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं 8 बजे क्लिनिक से घर आऊँगी, अगर मैं 10 बजे तक खाना बना रही हूँ, तो मैं बच्चे को कब समय दे रही हूँ? अब अगर वो खाने का चॉपिंग-वॉपिंग सब मेड कर देगी, तो मैं वो बच्चे को 8 बजे आते सा टाइम दे पा रही हूँ। अगर मैं किचन में बिज़ी हूँ और बच्चा कह रहा है, "मम्मी मैंने पेंटिंग बनाई है।" "अरे हाँ, हाँ, रख दो, रख दो, रख दो, मैं बाद में देखूँगी बेटा, अभी मम्मी काम कर रही है।" और यही बच्चे ने ये काँच का गिलास बाहर ड्राइंग रूम में तोड़ दिया, तो माँ ने सारा काम छोड़ के उसको लेक्चर दे दिया। तो बच्चे को तो टेंशन चाहिए, वो हर वो काम करेगा जिससे उसको टेंशन मिल रही है। तो आई थिंक प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट इन द किड्स दीज डेज, इट इज द पेरेंट, इट इज द पेरेंटिंग जो बहुत डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक पेरेंटिंग पे उतर जाओ ना सर। मुझे ऐसा लगता है अगर बच्चा गर्मियों की छुट्टियां इंजॉय कर रहा है और वो कुछ नहीं भी करना चाह रहा, छोड़ दो ना, वाई सच अ स्ट्रिक्ट रूल। क्यों भेजना स्विमिंग क्लासेस, क्यों भेजना क्रिकेट के अंदर? 2 महीने छोड़ दो, खेलने दो। 2 महीने उसको फ्री छोड़ो ना। जब सर प्रकृति ने बच्चों के लिए ये वेकेशंस बनाई हैं, तो ये वेकेशंस इसीलिए हैं कि वो हफ्ता दादी का रुके, नानी का रुके, बुआ का रुके, मामा का रुके। उसको फ्री छोड़ो ना, क्यों हम उसको इतना वो बनाना चाहते हैं? लास्ट ईयर आई रिमेंबर मैं किसी पेरेंट से बात कर रही थी अपनी बेटी की क्लास का, मेरी माय डॉटर इज़ इन 3rd राइट नाउ, तो लास्ट ईयर मतलब 2nd क्लास, 6 साल की बच्ची, और उस पेरेंट मुझे बोल रहे हैं माला आई एम वेरी बिज़ी। मैंने कहा अरे आप यू आर बिज़ी, कुछ कर रहे हो क्या? वो लेडी 40-45 मिनट्स ट्रैवल करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोई क्लासेस हो रही है और वो 6 साल के बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए लेके जा रहे हैं। मतलब वो 11 बजे निकलते हैं, 12 बजे वहाँ पहुँचते हैं, 12 से 2 फॉर दैट मैटर क्लास करता है, 2 बजे वो वहाँ से निकला, साढ़े 3 4 बजे पहुँचा, तो रा शाम को आके मम्मी ने क्या बोला, अब मैंने तेरे को तेरा समय दे दिया, अब मुझे अपना समय चाहिए। वो समय आपने अपनी नीड के लिए निकाला था। आपको ज़रूरी लगा था उस समय कि बच्चे के लिए शायद इंग्लिश बोलना इतना ज़रूरी है कि आपने घर पे हबड़-तबड़ मचा दी थी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि स्टार्टिंग के जो 7 साल होते हैं, ऐसा बोलता है बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, तो ऐसी क्या गलती है जो नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स को इनिशियल 7 ईयर के लिए? सर इनिशियल 7 इयर्स के एज में ना बच्चे को ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए। है ना? बच्चे ने बोला मम्मी आप पानी डाल रहे हो, तो बच्चा वुड लाइक टू इमिटेट व्हाटएवर द पेरेंट्स आर डूइंग। जो भी पेरेंट्स करेंगे बच्चे का मन करेगा, नहीं, नहीं तुम रहने दो ये मैं खुद डाल लूँगी। है ना? तुम रहने दो, तुम डालोगी ना तुम ज़्यादा इसको गेड़ दोगे। है ना? घर पे ऑमलेट बन रहा है, बच्चे को बड़ा क्रेज़ है वो अंडा तोड़ने में, बच्चे ने थोड़ा-सा अंडा बाहर भी गेड़ दिया। अरे नहीं, नहीं तुमने मेसी कर दिया, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। सर वो सेम चीज़ को हैंडल किया जा सकता है, एंड इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट टू टेल देयर चाइल्ड कि इट इज़ ओके टू डू मिस्टेक्स।
जब हम 7 साल से पहले बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के टाइम पर, पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, उन पे चीखते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा साफ-सफाई पे ध्यान रखते हैं, बच्चे को गंदगी नहीं मचाने देते, तो बच्चा इस चीज़ को लेके ना अपना बचपन नहीं एन्जॉय कर पाता। और जब वो बचपन नहीं एन्जॉय कर पाएगा तो उसे सही-गलत की हमेशा एक डर रहेगा, इस बात पे ये चीख तो नहीं देंगे, इस बात पे ये बुरा तो नहीं बोल देंगे, इस बात पे ये तो नहीं। तो कहती हूँ छोटे बच्चे को रहने दो, क्योंकि ये जो मेसी होम्स हैं ये 6-7 साल बाद अपने आप सही हो जाएँगे। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। जब आपके बच्चे ने पानी डाला, अगर उसने 2 बार बाहर गिर भी दिया फॉर दैट मैटर, ट्रस्ट मी नहीं फ़र्क पड़ेगा। आपको नहीं याद रहेगा आपने वो कपड़ा मार के, और रादर आप भी मत मारो, मैं तो कह रही हूँ बच्चे को दे दो। बच्चा वुड बी लव टू डू इट। बच्चे को डस्टिंग करना बहुत पसंद है। इन्वॉल्व योर किड्स इन दीज़ एक्टिविटीज़। 2, 4, 5 बार गलती होगी, छठी बार वो अच्छा होगा। बट क्योंकि आजकल हम लोग वो गलती ही नहीं करना देना चाहते। कैसे हमारे को पुराने ज़माने में वो छोड़ दिया जाता था, बच्चा रिड़ रहा है रिड़ लो। आजकल के पेरेंट्स आर बिकमिंग टू विजिलेंट अबाउट थिंग्स। नहीं, 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 मेरा बच्चा मुफ़ा ना हो जाए, मिट्टी में ना आ जाए, ये ना हो जाए। आई थिंक कोरोना हैज़ अ लॉट ऑफ रोल प्ले। कोविड की वजह से हम खुद इतने एंग्ज़ियस हो गए थे कि हमने बच्चों को ना वो सेफ वो जगह नहीं दी वो चीज़ करने की। और हम एक चीज़ से डरते हैं कि बच्चा गलती ना कर दे, और बच्चा गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा गलती? हम इतने बड़े होकर भी तो ये चीज़ें कर सकते हैं। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में मैंने एक ही केस देखा। शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल सीए, बहुत सक्सेसफुल है, एंड शी इज़ टेलिंग मी कि मैम मेरी बहुत अच्छा प्रमोशन हो सकता है। शी इज़ इन हैदराबाद। आई वाज़ टेकिंग हर ऑनलाइन सेशन, एंड वन थिंग हैपेंस इज़ व्हेनेवर शी ईट विद समबडी, जब वो किसी कॉन्फ्रेंस में है या कहीं पर भी है, वो कुछ खाती हैं, तो शी वाज़ टेलिंग मी मैम मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल करते हैं। एंड आई सेड कैसे हुआ? फिर उसने मुझे बहुत सारी लाइफ हिस्ट्री बताई। इसमें एक बार ऐसा हुआ था कि वो कुछ प्रेजेंटेशन दे रही थी और उनके हाथ काँपे, एंड शी थॉट दैट पीपल आर एबल टू नोटिस हर, एंड शी इज़ एकेडमिकली डूइंग वंडरफुल, बहुत अच्छा कामयाब लाइफ है। बट वो किसी भी गलती को करने से पहले 100 बार ये सोच रही है कि वो क्या सोचेगा, मेरा हाथ ना काँप जाए, ये ना हो जाए। सो आई वाज़ डूइंग अ रिलैक्सेशन सेशन विद हर। मुझे ऐसा लगता है जब हम बच्चों को गलती करके ठीक करने का मौका देते हैं ना, वो फर्स्ट 7 इयर्स के अंदर, वो बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस देता है। ट्रस्ट योर किड्स। अब मम्मी-पापा ने पार्टी में जाना है, अब 9 की जगह साढ़े 9 पार्टी में बच्चों के फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बच्चे को बोलो बेटा तू शूज़ ला लेसेस खुद बाँधो, अब माँ क्या कह रही होगी उस समय, छोड़, छोड़ तू टाइम लगाएगा, मैं फटाफट तेरे को निक्कर डाल देती हूँ, फटाफट तेरे बटन बंद कर देती हूँ। ट्रस्ट मी वो बटन बंद करना इज़ ऑल्सो अ स्किल योर चाइल्ड इज़ लर्निंग। बट वी वुड प्रेफर डूइंग एवरीथिंग जल्दी-जल्दी कर। हम इतना फास्ट फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो, फटाफट करो, जल्दी पानी पी लो, ये मत करो। हम ही तो बच्चों को एंग्ज़ियस बना रहे हैं। वी वांट आवर किड्स टू बी मल्टीटास्किंग। बच्चा 100 चीज़ें साथ में कर ले। अरे बेटा आप एक काम करो, आप तब तक अपनी पैंट डालो, आपको हेल्प चाहिए, मम्मा इज़ देयर। बच्चे को 2 या 3 बार आपको ज़िप पे प हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे से लॉक खुलवाओ, बच्चे से लॉक बंद करवाओ, बच्चे को उसकी चीज़ें करने दो, उसके कपड़ा खुद चूज़ करने दो उसको, व्हिच कलर द चाइल्ड वांट्स। जो बच्चा कलर कपड़ा चूज़ करेगा उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो 2 बार अपने आप को शीशे में देखेगा, वाओ मम्मा पिंक कलर इज़ गुड लुकिंग गुड ऑन मी, गर्ल्स विल लाइक इट। आई थिंक वी आर नॉट डूइंग दैट। वी वांट टू डू एवरीथिंग बिकॉज़ वी आर प्रोटेक्टिव। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, आजकल आप बहुत सारे लोग देखोगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स हैं। दे जस्ट वांट टू हैव फ्रेंच फ्राइज़, दे जस्ट वांट टू हैव पिज़्ज़ा, दे जस्ट वांट टू हैव वन थिंग बिकॉज़ वी गिव देम ऑप्शन, है ना? हमने घर पे पार्टी रखी, हमने घर पे एक साधारण खाना खा रहे हैं, हम दाल-चावल खा रहे हैं। नहीं, नहीं मेरा बच्चा दाल-चावल नहीं खाएगा, मैं इसको कटलेट बना दूँ। तो शुरू के 2-3 साल आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यू आर डूइंग गुड एज़ अ मदर, बट थोड़े टाइम बाद आप इरिटेट हो जाओगे। आपको लगेगा यार कुछ भी हो जाए मैडम, मुझे तो अपने बच्चे के लिए अलग से कटलेट बनाना है, मुझे उसके लिए मखाने की खीर बनानी है, वो ना च्यू नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई आर वी सो मच फोकस्ड अबाउट दिस थिंग कि वी चेंज आवरसेल्फ। हम अपने आप को हर तरीके से बदल रहे हैं सिर्फ बच्चे को उसका वो कम्फर्ट फूड देने के लिए। ऑल्टरनेटिव पहले आपने दिया। अगर आपने अपने बच्चे को बोला होता कि बेटा दाल-चावल बने हैं, आपको यही खाने हैं, तो 2, 3, 4, 5 दिन में बच्चा खाएगा, बच्चा भूखा नहीं रहेगा। बट इमीडिएटली गिविंग देम द ऑप्शन कि ठीक है तुम दाल-चावल मत खाओ, विल गिव यू बर्गर, विल गिव यू पिज़्ज़ा, तो बच्चे को पता है दे कैन बी चेंज्ड बिकॉज़ माँ को तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा ना बच्चे ने कुछ खाया नहीं है। बड़ा आजकल तो ये ऐसा हो गया है कि बर्थडे में अगर बच्चों को भेज रहे हैं ना, तो ओन फूड कुक करके भेज रहे हैं, वहाँ पे नहीं खाना है। बच्चे को सर कभी-कभी वो जंक खाने का मज़ा होना चाहिए ना। एक क्लाइंट है, दे आर कश्मीरी मुस्लिम, अभी वो ईद मनाने के लिए दुबई गए। सो आई वाज़ टॉकिंग टू देम, एंड हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं किसी-किसी चीज़ को लेके। तो हस्बैंड कहता है माला ये इतनी पैरानॉइड हो जाएगी, ये पूरी फ्लाइट के लिए उसके लिए लंच लेके गई है। हमने दुबई में एयरबीएनबी बुक कराया है। द मोमेंट वी आर गोइंग टू रीच देयर, ये वहीं पर ही बच्चे का पहले खाना बनाना लग जाए कि व्हाई इट इज़ नॉट ओके फॉर माय चाइल्ड आल्सो टू हैव समथिंग फ्रॉम आउटसाइड।
तो हम इतना ज़्यादा है और इस चीज़ को भी लेके हम परेशान हैं। जब मैं उसकी वाइफ़ से बात करूँगी तो वो मुझे क्या बोलेगी, मैम यू डोंट नो दैट मेरे को तो अपने बच्चे का खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मुझे ये करना है। तो आई टेल देम इट इज़ ओके। जब आप वो सैंडविच खा रहे हो बच्चे को भी दे सकते हो। जो घर पे बना है वही करो। ईदर अगेन सर एक्सट्रीमिटीज़, या तो पेरेंट्स बाहर का कुछ खाने ही नहीं दे रहे हैं और या फिर बच्चियों को पेरेंट्स ने टोटल जंक फूड एडिक्ट बना दिया। देयर आर आल्सो केसेस लाइक दैट जिसके अंदर पेरेंट हर दिन शाम को 6 बजे ये जो ईज़ी ऑप्शंस है कन्वीनिएंट स्टोर है, स्विगी, फूड पांडा इन सब का यूज़ करके 6 बजे मदर वर्क पे है। बच्चे ने फ़ोन किया मम्मी भूख लगी है, मम्मी क्या करें? अच्छा बेटा चलो 10 मिनट वेट करो, मैंने ऑर्डर कर दिया। आपको 10 मिनट में खाना मिल रहा है। हर चीज़ का हम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग हार्मिंग आवर सोसाइटी। मतलब पेरेंटिंग में क्या होता है, जैसे मतलब कभी-कभी आप कुछ शक बोलते हो तो क्या वो एक्चुअली बहुत रिलेट करते हैं क्या बच्चों, मतलब वो बच्चों को रिलेट करते हैं, बच्चों में एंग्जायटी डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत हाई जाते हैं? जैसा कि मान लो 3 बच्चे हैं और एक बच्चे को बोलते हैं तू बड़ा है, तू समझदार है, तेरे को ही सब समझदारी करनी है। तो इससे क्या उसके फ्यूचर में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, 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 घर का बड़ा बेटा सर। सर मैंने इतने घर के बड़े बेटों को अपने क्लिनिक के अंदर देखा है ना विद दिस डिप्रेशन, क्योंकि वो ना नहीं करना जानते सर। क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा है, उसने बहन की भी शादी करनी है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि उसकी फैमिली कभी भी न्यूक्लियर ना हो। तो मैम मैं तो घर छोड़ के जा ही नहीं सकता, छोटा वाले की तो शादी हुई 6 महीने में वो अलग हो गया, बहन अलग हो गई, बट मुझे माँ-बाप का ध्यान रखना है। तो घर के बड़े बेटे को हमने इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया होता है, या फॉर दैट मैटर घर की बड़ी बेटी, मैम मैं तो शुरू से ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि हमने उसके बिहेवियर को तो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और हम भूल गए सर वो जो बड़ा और छोटा है ना उसमें सिर्फ 3 साल का फ़र्क है। तू बड़ा बेटा है, तू तो रुक जा। तू बड़ा बेटा है, तू तो इस बात को समझ। तो छोटे वाले को हम लिवरेज देते चले गए और बड़े वाले को हम ओबीडिएंट बनाते चले गए। और वो जो ओबीडियंस है ना दैट कम्स विद इट्स ओन कॉस्ट। क्योंकि बच्चे ने अपने मन की बात करनी छोड़ और वो बड़ा होके वैसे ही बन गया। अब वो ना माँ-बाप को कर पाएगा, ना बीवी को कर पाएगा, ना बच्चे को कर पाएगा और वो फिर जाएगा, उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, उसको शुगर भी बढ़ेगी, उसको अदर कार्डियक इश्यूज़ भी आएँगे, उसको स्ट्रेस भी होगा, उसको डिप्रेशन भी होगा, क्योंकि वो खुद से जिया ही नहीं। 19 साल के लड़के को आपने काम पे डाल दिया। आपने बोला तू पापा का काम सँभालेगा, तू घर का बड़ा बेटा है। 22 साल में आपने उसकी शादी कर दी, तू घर का बड़ा बेटा है, तू बहू लेकर आएगा, तो घर हम मेंटेन करेंगे। बहू और अभी बच्चा सेट भी नहीं हुआ था कि आपने उसका पोता ले आए, पोती ले आए, बच्चे कर दिए। अच्छा, पूरा एक परिवार होता है, जैसे दादा-दादी, पति-पत्नी, बच्चे, इन 5 लोगों का एक परिवार होता है, 6 लोगों का। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका रोल होता है इस पूरे परिवार में? सर आई थिंक हर इंसान का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर मैं इस चीज़ में बोलूँ, हर इंसान का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। कभी-कभार घिट-पिट, चिट-पिट होगी, सास-बहू के अंदर इश्यूज़ आएँगे। उसको उतना ही नॉर्मल रखा जाए जैसे कि आपकी बहन के और आपकी माँ के इश्यूज़ आते थे। हर इश्यू के ऊपर अगर आप कभी भी घर पे एक आई हुई बहू को दबाना शुरू करोगे, सर वी टॉक अ लॉट अबाउट बेटा-बहू ने माँ-बाप को बुरा बिहेवियर करा। बेटा-बहू के बाद माँ-बाप को कोई पूछ नहीं रहा। बट हम शायद एक बात के बारे में कभी बात ही नहीं करते, कभी-कभार माँ-बाप भी गलत होते हैं और माँ-बाप का गलत होने की वजह से चीज़ें बहुत खराब हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें वो कहती है मैडम मैंने तो सोचा था मैं इस परिवार को बहुत प्यार दूँगी, बट फर्स्ट डे से ही मुझे ये हर समय विश्वास दिलाया जाता है कि तुम बाहर से आई हुई हो। उन्होंने मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो यहाँ पे बुज़ुर्गों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो अपनी बात रखें, बट इस बात को समझें कि ये जवान खून है, इनकी अपनी डिज़ायर्स हैं, इनका अपना तरीका है चीज़ों को करने का और उनको वो करने दिया जाए। हर समय पर अपनी चीज़ों की वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रेस मत बढ़ाओ। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अगेन रोल आता है वो हस्बैंड वाइफ का, जिनको अपनी नीचे वाली जनरेशन को भी हैंडल करना है और ऊपर वाली जनरेशन को। एक केस आया था अभी थोड़े दिन पहले जिसमें एक लड़की थी और शी वाज़ हैविंग जस्ट अ फ्रेंड, नॉट अ बॉयफ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड। मैडम मुझे अच्छा लगता है लड़कों से बात करने का। अब पिताजी मुझे कहते हैं मैडम हमारे घर का कल्चर ही नहीं है, हमारे घर की लड़की बात करे। अरे आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। दे वर फ्रॉम वन ऑफ द रिनाउंड सोसाइटी ऑफ नोएडा। अब वो लड़की नीचे जाएगी तो उसके लड़के दोस्त भी बनेंगे, लड़की भी दोस्त में। मैडम मैं तो समझता हूँ बट इसके दादाजी नहीं समझते। अगर दादाजी उस समय पर आ जाएँगे तो बुरा लगता है। सर उस पिताजी ने 13 साल की लड़की को इतना मारा था मेरे क्लिनिक पर आने से पहले, इतना मारा था सिर्फ़ उसका कारण था कि वो लड़के से बात कर रही है। तो ये जो मिडल जनरेशन है ना जिसने दादा-दादी को भी सँभाला और बच्चे को भी सँभालना है, दे आल्सो गो थ्रू अ लॉट। एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दादा-दादी नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी-कभार हमें अब चुप रहना है। एवरी टाइम देयर रूल कैन नॉट बी फॉलोड एंड वी ऑफन टॉक अबाउट बेटा बहू सास ससुर के साथ गलत है, बट बहुत सारे केसेस के अंदर शुरू के दिनों में जब लेडी की प्रेगनेंसी गुजर रही थी, जब लेडी ने बच्चा जन्म दिया था, उस समय पर अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाता ना सर, वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं।
और वहाँ पे कहीं न कहीं वो जो डिस्कनेक्शन होता है ना, वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। मेरा ये मानना है कि बच्चे से ज़्यादा मम्मी-पापा, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, 5 से 6 लोगों का परिवार है। मम्मी-पापा और दादा-दादी, ये 4 अगर पिलर अच्छे हो गए ना सर किसी घर के, तो उस घर की कामयाबी है। अगर बच्चा शुरू से ये देख रहा है कि मम्मी की हर बात दादा-दादी काट रहे हैं, अरे इसको कुछ नहीं पता, इसने मना किया ना, आजा आजा मैं तेरे को मैगी खिला दूँगी। चाचू ने बोलती है आ जाओ हम टीवी देख लेते हैं, तो आपने मम्मी की वैल्यू ज़ीरो कर दी। ये बात काटने वाली बात को रोकना पड़ेगा, मतलब हर बात में कोई ना कोई किसी न किसी की बात काट देता है, तो पति पत्नी की बात काट देती है, पत्नी पति की बात काट देता है, या पेरेंट्स बच्चों की बात काट देंगे, इसको रोकना पड़ेगा। सर इसको रोकना पड़ेगा और रिस्पेक्ट देनी शुरू करनी। हाँ। एक केस आया, उसने मुझे कहा कि मैडम मैंने ना अपने घर के लिए नया पेंट लिया। जब पेंट लिया तो मेरे पिताजी ने मुझे आके बोला, "अरे तेरे को अक्ल नहीं है, ये वाला पेंट नहीं लेना था, दूसरा लेना था।" कह रहा, "मैम मेरे बीवी-बच्चे सामने थे। अगर मैंने गलत पेंट ले भी दिया तो पहले वो सही तरीके से बात करते। अगर उन्होंने गलत तरीके से भी बात करी तो मैडम 6 महीने साल बाद हम दोबारा पेंट करा लेते। हम हमेशा ये दिखाना चाहते हैं दैट वी नो बेटर देन यू। ये वी आई नो बेटर देन यू में जो काट रहे हैं ना हम, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम दूसरे इंसान को कितना दुःख दे रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है मैडम, तो उसके मतलब उसकी शादी हुई है थोड़े टाइम पहले, तो उसके मतलब जो पापा थे, वो बच्चे को पत्नी के सामने बार-बार बोल रहे हैं, "अरे इसको तो भिंडी खरीदना ही नहीं आता। अरे इसको तो आलू खरीदना ही नहीं आता। अरे ये तो कर ही नहीं पाएगा।" आज जब डिस्कस करते कुछ साल हो गए, तो वो उसकी वाइफ़ के दिमाग में बात बैठ गई, "तुमको आता है क्या? भिंडी खरीदना आता है क्या? आलू खरीदना आता है क्या?" अब अगर मेरे को रिस्पेक्ट मेरे पापा ने भी नहीं दी, अब तुम भी ऐसी बात बोल रही हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और सर वो 2-4 दिन के बाद 2-4-5 बार गलती करने के बाद मैं कह रही हूँ, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ बंदा सीख जाएगा। वो भिंडी खरीदना हो, बैंगन खरीदना हो, वो सीख जाएगा। पर हम सीखने नहीं देना चाहते। हमें ये दिखाना है कि हमें पता है और ये नहीं कर पाएगा। और वो जो हमने बात काटनी शुरू कर दी ना, वो बात काट-काट के इस लेवल तक आ गई कि वो इंसान का कॉन्फिडेंस ही टूट। मैम आप तो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो, आप तो साइकोलॉजी सबकी बात कर रहे हो। आपकी लाइफ़ बैलेंस्ड है? नहीं सर, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आई हैव माय ओन शेयर्स ऑफ प्रॉब्लम इन माय लाइफ। मेरे लाइफ में हर तरीके की प्रॉब्लम रही, बट विद गॉड ग्रेस मैं ये कहूँगी कि जो-जो प्रॉब्लम्स आई, मैं उसको समझ के ठीक करने की कोशिश की। अच्छा, कोई एग्ज़ाम्पल शेयर कर सकते हो कि मतलब, क्योंकि जो जनरल आप जो सबके साथ होता है, वो आपके साथ भी हुआ होगा, आपने उसको ठीक किया। मैं फर्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट में बात कर रही हूँ और पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आई, मैं करती हूँ। मेरी जब शादी हुई मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। आई वाज़ फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल। मैंने हॉस्टल से पढ़ाई करी और मुझे कभी कुछ। हुँ। जब मैंने खाना बनाना शुरू किया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया खाना बनाने में, एंड आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब मूवीज़ और शू बहुत कुछ बनाना शुरू कर दिया। तो धीरे-धीरे जो मेरा खाना बनाने का स्टाइल था वो मेरी मदर इन लॉ के साथ नहीं निभ पाए। तो मेरी मदर इन लॉ को इस बात पे बहुत इश्यूज़ आए। ये लहसुन ज़्यादा डालती है, ये हरी मिर्च ज़्यादा डालती है, और उन्होंने अच्छे खासे टैंट्रम्स करे। मुझे भी बुरा लगा। मुझे लगा यार मैं खाना ही तो बना रही हूँ, क्या हर बात पे हम कलेश कर रहे हैं? क्यों हम हर बात पे फाइट कर रहे हैं? एंड आई गॉन थ्रू अ लॉट इन दिस। मतलब मेरा 1 साल बहुत डिस्टर्ब रहा शादी के। और अब आप मेरे से पूछो कि मेरे में, मैं कहूँगी मेरे में और किसी और में क्या अंतर है? 1 साल बाद जब मैंने इस बात को समझा फॉर दैट मैटर, तो मैंने सोचा माला सपोज़ तेरा क्लिनिक है, उस क्लिनिक पे आगे कोई साइकोलॉजिस्ट तेरे साथ बैठ जाए और तेरे को हर समय बोले तू गलत कर रहा है या तेरे से बेटर करे, तो यू विल हैव जेलसी, यू विल हैव नेगेटिव इमोशंस, यू विल हैव ज़ी एग्ज़ैक्टली लाइक दैट मेरी मदर इन लॉ के लिए वो घर ना उसका काम था। उन्हें ये लगने लगा कि यार ये तो मेरी हर जगह स्पेस ले लेगी, क्योंकि मैं फैंसी खाना बना रही हूँ। अगर मैंने नूडल्स और मंचूरियन बनाए जो शायद मेरी सासू माँ ने कभी नहीं बनाए थे, तो मेरे हस्बैंड को वो खाना अच्छा लगा, क्योंकि जो अभी तक वो बाहर खा रहे थे, अरे यार मंचूरियन आज घर पे खाते हैं, चल यार पास्ता घर पर खाते हैं। तो शी हैड हर ओन इनसिक्योरिटी इन हर लाइफ, और वो इनसिक्योरिटी की वजह से वो मेरे ऊपर बर्स्ट आउट हो रही थी। साल बाद मैंने कहा यार उस लेडी के लिए किचन ना उनकी दुनिया थी, और किचन का झगड़ा मैं मानती हूँ हर घर के अंदर होता है। हर तो ये बात समझकर मुझे लगा ठीक है यार, शी हैज़ हर ओन थिंग्स, मेरी अपनी चीज़ें हैं। आज हम अलग चीज़ें रह रहे हैं, बट आई गिव हर ऑल द रिस्पेक्ट राइट नाउ। मैंने वो चीज़ें दिमाग में हावी नहीं होने दी, क्योंकि अगर मैं एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी कई बार नहीं एक्सेप्ट करूँगी, मुझे इश्यूज़ आ सकते हैं किसी चीज़ के अंदर, या मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और मुझे उस कंपनी में इश्यूज़ आ सकते हैं, एग्ज़ैक्टली लाइक दैट वो जो हाउसवाइफ़ है जिसने सदियों, मतलब 25 साल की सालगिरह उन्होंने मेरी शादी से पहले बना ली थी, तो 30-40 साल से जिसने उस किचन को अपने हिसाब से संजोया है, एकदम से किसी का आना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम दूसरे इंसान के हिसाब से पर्सपेक्टिव चीज़ें को समझें तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएँ। पहले ही मेंटल बैरियर तोड़ना पड़ता है, मतलब सास को भी समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे ऐसे होने वाला है, तो वो धीरे-धीरे अगर ख़त्म करना स्टार्ट कर दे, तो ये सब चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाए। बैलेंस हो जाएगी। सर सास को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मेरे बेटा-बहू डेली बाहर जाके खाना खाएँ, उन्हें घिया-तोरी नहीं खाने, उनकी नई-नई शादी हुई है, फॉर देम
थिंग्स आर अबाउट फूड, फॉर देम थिंग्स आर अबाउट एन्जॉयमेंट। अगर वहाँ पे सास भी इस बात को समझ ले कि इनको घर ही तो खा रहे हैं ना, मेरे दूर तो नहीं जा रहे, मेरे साथ ही बैठ के खाना खा रहे हैं। अगर वही खाने की टेबल को हम प्लेजर बना दें, खुशी दे दें, हैप्पी मोमेंट दे दें, तो जिंदगी कितनी बड़ी हो जाएगी। यही तो बात है मैडम, समझदारी नहीं है ना। दोनों को सर बैलेंस नहीं आ पाता है। समझदारी सही दी है। थोड़ी सी और बात करेंगे इस पॉडकास्ट में मैडम। आजकल पहली चीज़ तो बताओ कि शादी करने से पहले पार्टनर्स को आजकल क्या सवाल पूछने चाहिए? सर ये सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आप क्या आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं? हम जनरली बातें करते हैं अच्छी-अच्छी चीज़ों की, तुम क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, बट तुम्हारी लाइफ़ की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं? और वहीं पर ये बात पूछनी चाहिए उसके लिए उस पार्टनर की क्या स्पेस रहेगी आने वाले टाइम में। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट बहुत सारे पार्टनर्स ना बहुत हेल्दी माइंडसेट नहीं रखते। उनके घर में आज भी वही है कि औरत का व्यू पॉइंट ना हो, या उनके घर में आज भी वही है कि मैं नहीं चाहता मेरी लेडी बाहर काम करे। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट वो जानते हैं उनमें ये चीज़ें। जनरली बात नहीं होती है तो प्रॉब्लम होती है। हमेशा प्लेज़र तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, अच्छा समय तो निकल जाएगा। अपने लो टाइम को क्या करना पसंद करते हो? व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू आर सैड, जब आपको गुस्सा आएगा तो आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को करते हो? तो शादी करने के टाइम पे सिर्फ़ पॉज़िटिव बात करने से अच्छा है, उस इंसान के लो टी चीज़ों को जानो, उस इंसान की जीवन की एस्पिरेशंस को जानो। सर फाइनेंशियल इश्यूज़ हर कपल में आते हैं, कहीं न कहीं। हर कपल के अंदर डिसएग्रीमेंट्स होंगे, हर कपल के अंदर एंगर इश्यूज़ आएँगे। उसको कैसे आप बैलेंस आउट करते हो, उसको कैसे आप बेटर बनाते हो, इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट। और आजकल तो एक बहुत बड़ा अभी चल रहा है ना, कभी कोई ड्रम में बंद हो जा रहा है, कभी कभी कोई काम मार दिया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी एक मेघालय का केस देखा सर, कपल हनीमून पे गए थे एंड वो चीज़ हुई। आई थिंक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे वो अभी तो हनीमून फेज़ के अंदर ही थे, कि वो किस ट्रॉमास के साथ आ रहे हैं। उनकी क्या लाइफ़ की मिज़रीज़ है, हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते हैं। वही वाली बात, हमें नहीं पता उस औरत के जीवन में क्या था, वही उसके घरवालों ने क्या सोचा, शादी कर दो सब सही हो जाएगा, कुछ सही नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम बस शादी कर देंगे ना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आपने शादी करके उस अगले पार्टनर की ज़िंदगी ख़राब कर दी, क्योंकि आपने उसको ज़िंदगी भर के लिए कैसा टारगेट दे दिया होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखोगे तो आप एक रिश्ता अच्छा निभा पाओगे। अगर आप ही संतुष्ट नहीं हो तो रिश्ते नहीं टिकते सर। और बहुत आसान है तोड़ना, बहुत मुश्किल है निभा के चलना, और आजकल हम तोड़ने पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। कुछ भी नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ देते हैं, मैं तो छोड़ दूँगी इस बात के ऊपर, पीपल डोंट वांट टू वर्क। आई हैव सीन दैट। मैं अगेन इसको लेबल नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज़ बहुत ऑडियंस है जो इसको देख रही है। देखिए जैसे रूल्स बने थे ना कभी किसी ज़माने में कि औरतों के हक के रूल्स बने थे। वो एक्चुअली बने थे उन लोगों के लिए जिन औरतों के साथ अत्याचार हो रहे थे। आजकल बहुत सारी लेडीज़ इन रूल्स को मिसयूज़ कर रही हैं। बहुत सारी जगहों पे एक्चुअली आई एम सीइंग दैट हस्बैंड और हस्बैंड साइड ऑफ द फैमिली आर वेरी एंग्ज़ियस, वो बहुत परेशान हैं, वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि सेकंडों में लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस डाल दूँ। तो किसी भी चीज़ के लिए रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, वो किसी चीज़ को सोच कर बने थे, बट हम कितनी जल्दी इन चीज़ों को ना मिसयूज़ करने लगे हैं समथिंग वेरी ट्रू। राइट, मतलब हो क्या रहा है आज के टाइम में, हर लड़का लड़की से बोलते हैं कि हमको सब कुछ करना है, मेरे को खुद को सब कुछ करना है। कोई मिलके काम नहीं करना चाहता है, कि दो लोग साथ में बैठ के बात नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, कुछ बिल्ड नहीं करना चाहते, किसी टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहते। सबको लगता है पर हो सबके साथ में ही रहे, होगा सबके साथ में ही, बट चाहिए क्या, मुझे करना है, मुझे ओन दिखाना है। और जेंजी का आजकल तो मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं, मैं बोलता अच्छा ये कपड़े ऐसे क्यों पहन रखे तुमने, ये जूते ऐसे क्यों पहन रखे हैं? सर क्या हमको कोई देखता नहीं है ना, तो वी वांट एन अटेंशन, कि हमको कोई देखे, हमने ऐसा कपड़ा पहन रखा तो हमको कोई देखे। तब मुझे जाके समझ में आया कि यार ये अटपटा क्यों करते हैं ये। सर अटपटा वो इस लेवल तक करते हैं, आप देखते हो बहुत सारे लोग सेल्फ हार्म बिहेवियर कर रहे हैं। लड़कियों ने हाथ काटे हुए हैं, लड़के तेज़-तेज़ बाइक चला रहे हैं, रिबेलियस बिहेवियर है। उनको पता है इन चीज़ों के बाद उनको अटेंशन मिल रही है। जो लड़की हाथ काट रही है वो इसलिए नहीं हाथ काट रही कि उसको सुसाइडल टेंडेंसीज़ आ रही है, नहीं, उसको अटेंशन चाहिए। उसको उसकी बॉयफ्रेंड की अटेंशन। बॉयफ्रेंड की चाहिए, पेरेंट्स की चाहिए, उसको वो क्रेव है, उसको लगता है उसकी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। गलत से गलत काम कर रहे हैं। अभी ये एडोलेसेंट सीरीज़ बड़ी फ़ेमस हुई थी, एडोलेसेंट सीरीज़ नेटफ्लिक्स की थी आई थिंक। तो वहाँ पे भी क्या था कि मुझे वार्मनेस नहीं थी चीज़ों के अंदर। एक टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। अक्सर माँ-बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा कमरे में है और सेफ है। गॉन आर द डेज़ सर आपका बच्चा कमरे के अंदर सेफ है, बिकॉज़ बच्चा पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है विद सोशल मीडिया, एंड द सोशल मीडिया हैज़ इट्स ओन नेगेटिव थिंग्स।
वो बहुत बुरी तरीके से आपके बच्चे को। सो इफ यू एवर थिंक दैट योर चाइल्ड इज इन द रूम एंड चाइल्ड इज सेफ, नो, योर चाइल्ड इज नॉट सेफ। वो एक अलग ही दुनिया के साथ, एक अलग ही पर्सनैलिटी के साथ, हम भी तो एक दो तीन तरीके की जिंदगी जी रहे हैं ना, एग्जैक्टली लाइक दैट आपका बच्चा भी अलग अलग जिंदगी जी रहा है। और दो ढलाई में फंसे हुए लोग कि ऐसा बोला जाता है जितना अकेले रहोगे उतना सशक्त बनोगे, उतना मतलब आप मजबूत बनोगे, आध्यात्मिक तौर से मजबूत बनोगे और किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए आप में क्षमताएं होगी। आप जितना ज़्यादा सोशली लोगों के साथ रहोगे, आप हमेशा उनको खुश करने में लगे रह जाओगे। तो किस बात पे विश्वास किया जाए? सर देखिए, हमेशा बैलेंस पे विश्वास किया जाए। आपकी बात से मुझे एक केस याद आता है, एक इंसान है मेरे पास इस समय, 60 साल के बुज़ुर्ग हैं और वो थेरेपी लेने के लिए आते हैं और वो बोलते हैं, मैडम मैं ना शुरू से एकांत चाहता था। मैंने शुरू से चाहा मैं एकांत लूँ। वो ओशो को बहुत पढ़ते थे। मैं ओशो जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं खुद उनकी चीज़ें पढ़ती हूँ। तो वो ओशो जी को बहुत पढ़ते थे और वो हमेशा सोचते थे एकांत, कुछ नहीं है, इमोशंस, भावनाएँ कुछ नहीं है। तो उन्होंने हमेशा से अपने रिश्तेदारों को क्या बोला, नहीं, नहीं मुझे कोई राखी टिक्के से मतलब नहीं है, तुम बताओ। मेरे को कोई दिवाली से मतलब नहीं है, तुम छोड़ो, मैं तो एकांत, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। क्या वो 55-60 साल की उम्र के अंदर जब वो बुज़ुर्ग हैं, वो इस व्यवस्था में है जहाँ उनका मन है उनका बच्चा उनके पास ध्यान देने आए, बट शायद वो कल्चर ही नहीं था, वो वैल्यूज़ ही नहीं थी। आज उनको अकेलापन बहुत भारी पड़ रहा है। आज उनको अकेलापन इतना भारी पड़ रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने जो जिन लोगों को मैंने मना किया था, आज मैं किस मुँह से उनको इकट्ठा करूँ? तो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमिटीज़, क्योंकि वो तो एकांत चाहते थे। आज की प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर अगर आप बोलो मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अकेला, देखो सेल्फ टाइम इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही सेल्फ टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर सेल्फ टाइम के साथ सोशल, सेल्फ टाइम के साथ अपना काम, सेल्फ टाइम के साथ अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोचिए कि मैं तो लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहता और लोगों के साथ रहता हूँ तो मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहूँगा, तो हर चीज़ का फिर दोबारा एक्सट्रीम बुरा है। सोशल से कट के, समाज से कट के, अकेले कमरे में बैठ के अगर आपको लगता है आपको कामयाबी मिल जाएगी, आई एम वेरी सॉरी, धीरे-धीरे वो लोनलीनेस का रूप ले लेगा और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट है लोनलीनेस। ये जो अकेलापन है ना सर, ये इंसान को तोड़ देता है। अभी हम यही बात कर रहे थे, जस्ट थोड़ी देर पहले हम मेरी कलीग है श्रेष्ठा, हम दोनों ही बात कर रहे थे कि सर कोई अकेले रह के क्या सक्सेसफुल बन सकता है? मैंने कहा नॉट पॉसिबल, किसी भी तरह से नहीं बन सकता है। फिर उसने बोला कि मेरे को तो आज करने का सब मन है। मैंने बोला कि सब काम नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में आप। आपको बाउंड्रीज़ रखनी है कि सीमाएँ अगर आपने नहीं बाँधी, आप भगवान थोड़ी हो ना कि असीमित रूप से आप हर जगह फैल जाओगे। तो ये बोल रहे हैं कि आज हमारे में ये प्रॉब्लम हो गई कि यार हमको सब कुछ आज चाहिए, अभी के अभी चाहिए। सर पेशेंस खत्म हो गई है हम लोगों में। कहीं न कहीं ना हम चाहते हैं हर चीज़ अभी हो जाए, हर चीज़ इसी समय पे हो जाए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे साथ शायद आपसे 2, 4, 5 महीने पहले भी आपकी टीम से बात हुई थी रिगार्डिंग पॉडकास्ट। उस समय मेरी बेटी मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका मन था मम्मा मैं स्कूल से आऊँ, यू शुड बी देयर। इस समय पर मुझे लगा वेकेशंस चल रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। तो पेशेंस, मेरे को अपनी सिचुएशंस देख के मैं हर जगह पे हर बंदे को हाँ, हाँ बोलती रहूँ और मेरा बच्चा डिस्टर्ब हो जाए, फिर नो यूज़। सो दिस इज़ द वेकेशन टाइम, आई कैन यूज़ इट बिकॉज़ मुझे पता है मैं उसके साथ रात को वो समय बिता पाऊँगी। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपने एक लाइन बोली, हर इंसान हर बात नहीं कर सकता। जब हम डिप्रेशन की काउंसलिंग करते हैं ना सर, तो अक्सर लोग कहते हैं मैडम मेरे को ना ये करना था और मैं कर नहीं पाया। तो मैं जनरली उनको ये समझाती हूँ, आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। एक बिलीफ सिस्टम होता है दैट एवरीबॉडी अराउंड मी शुड बी हैप्पी विद मी। इज इट पॉसिबल? इट विल नेवर बी पॉसिबल। अभी आप और मैं एक दूसरे से 10 मिनट बात करते हैं, हमें दोनों में एक दूसरे की बहुत अच्छी बातें लगेंगी और दोनों को एक दूसरे की बहुत बुरी बातें भी लगेंगी। अरे यार सर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैम आपने ये नहीं पूछा। देर सर, प्रॉब्लम निकालने में तो समय ही नहीं लगेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, मेरा ऐसा मानना है और मैं इस फिलोसफी पे जिंदगी जीती हूँ, मन से किसी का बुरा मत करो, बट किसी का हाँ बोलने के चक्कर में अगर अपना बुरा कर रहे हो तो वो भी आप गलत हो। अगर आप किसी भी वेव कोस्ट पे जाकर सिर्फ दूसरे को दुख ना हो और आप वो कर रहे हो, तो यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो। तो अपनी लिमिट पहचानो और उस लिमिट को धीरे-धीरे धक्का दो। धीरे-धीरे उस लिमिट से लड़कर अपनी कामयाबी करो, अपने परिवार को समय दो, बट नॉट एट द कॉस्ट कि सब कुछ छोड़कर आप एक ही डायरेक्शन में अभी के अभी सब कुछ पालोगे। आई थिंक वो कहीं न कहीं मुश्किल। थैंक यू सो मच मैडम। इस पॉडकास्ट को मैं एक छोटी-सी बात से एंड करना चाहूँगा कि जैसा कि अभी मेरे कलीग से बात हो रही थी कि उनको चाहिए सब एक जल्दी से चाहिए, आज चाहिए। तो मैं ये बात लोगों तक रखना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। आप पूरी दुनिया नहीं देख सकते हो, छोटी-बड़ी, बहुत बड़ी दुनिया है। आप हर चीज़ नहीं कर सकते हो, हर चीज़ नहीं देख सकते हो। अपना एक दायरा बनाओ कि यार मेरे को ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इन लोगों से मिल सकता हूँ, ऐसे-ऐसे बात कर सकता हूँ। जब आप एक सीमाओं में आप थोड़ा-सी रहते हो ना, दायरों में, तो बहुत बड़ी आपकी ज़िंदगी कट जाती है। अगर आप नहीं रहोगे, तो आपकी शायद ज़िंदगी इधर-उधर, उधर उधर रहेगी। तो फिर मेरे को एक वापस उसी ने मेरे को वापस काउंटर क्वेश्चन किया
कि ऐसा तो फिर मेरे दिमाग में आएगा ना, मैं डिलेमा में रहूँगी कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई। मैंने कहा अच्छा हस्बैंड क्या 3 कर सकती हो, 4 कर सकती हो? क्या माँ-बाप को 4 बार नहीं यार ये माँ-बाप तो पसंद नहीं आए मेरे को, आई वांट टू एक्सप्लोर नए माँ-बाप। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपको फाउंडेशन सीमाएँ रखनी पड़ेगी, तब जाके आपकी ज़िंदगी एक सक्सेसफुल वे में गुज़र सकती है। नहीं तो आप हमेशा शायद इधर-उधर ही घूमते रहेंगे। आपको सर वो जो बाउंडेशंस हैं, जो बाउंड्रीज़ है ना, उसमें सैटिस्फाई होना सीखना पड़ेगा। सपोज़ आज आप और मैं बैठे हैं और मैं सोचूँ वाओ यार मेरा पॉडकास्ट अच्छा हुआ, और मैं सोचूँ ये तो कुछ भी नहीं, मेरे को तो और करना है, मेरे को और करना है। लेट मी एन्जॉय टुडे। आई एम हैप्पी दैट आई डिड दिस पॉडकास्ट। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को आज नहीं एन्जॉय कर रही हूँ। मैं एक रेस दौड़ रही हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। इनफिनिट सर वो रेस है। वो इनफिनिट रेस जो है ना, वो इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने दे रही है। क्योंकि वो हर समय हर चीज़ में एक नया एड्रेनल रश ढूँढ रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, और वो चाह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा हो जिससे उनको खुशी मिले, और ट्रस्ट में कुछ ऐसा नहीं होगा खुशी मिलेगी। आप दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हो, आप सोच रहे हो यार हरिद्वार जाके मज़ा नहीं आया, मसूरी जाऊँगा ना मज़ा आएगा। मसूरी जाके आप सोच रहे हो यार अगली बार ना मनाली जाएँगे, आज हम यहाँ आ गए। अब मनाली जाके सोच रहे हो यार अगली बार ना एक इंटरनेशनल टूर मारेंगे यहाँ पे मज़े। बच्चे को, बड़ों को, कहीं किसी को मज़ा नहीं आएगा। मज़ा इसी सेकंड में है। मज़ा इसके अंदर भी है कि मेरा गला खराब है और मैंने गर्म पानी पी लिया तो लेट मी बी सैटिस्फाइड। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच गर्म पानी। सो आई थिंक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन थिंकिंग कि ये हो जाए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, नया घर बन जाए तो मैं खुश रहूंगा। तो नया घर बनने के बाद अगर आपको कोई मेडिकल इलनेस आ गई, आप क्या कर लोगे? एक अभी आपने देखा होगा, बड़ी रील वायरल हुई थी, एक आदमी ने रिटायरमेंट ली, अर्ली रिटायरमेंट ली अपनी वाइफ का ध्यान रखने के लिए, और वो रिटायरमेंट टेबल पे उनको बस हार पहनाया गया और वो उस आदमी को ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। तो उसने रिटायरमेंट के बाद सोचा मैं अपनी वाइफ का ध्यान रखूँ, बट मेरे हिसाब से हम साथ में भी चीज़ों को कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज़ इन अ रश, बस मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में चला जाए, हम बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। हम हस्बैंड-वाइफ इस सोसाइटी के अंदर ये वाला घर ले लें, फिर हम ना नीचे आया करेंगे पार्क। सर वो पार्क 2 दिन भी नहीं आते, वो नहीं आएँगे। आप जिम की मेंबरशिप लेते हैं, हम ये कर लेंगे, वो नहीं कर पाते। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ जो हमें अपनी जनरेशन को भी देनी है और आगे जनरेशन को देनी है। मैं उस चीज़ पे सीखती हूँ, चलती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू से दैट आई एम वेरी हैप्पी, एज सिंपल एज दिस। मुझे कहीं पहुंचना है, रेड लाइट नहीं मिली, वाओ यार भगवान तू मेरे साथ है ना यार, रेड लाइट नहीं मिली, तूने मेरे को हमेशा साथ दिया। बीइंग ग्रेटफुल अबाउट स्मॉलेस्ट थिंग। अगर आप सोचोगे कोई बड़ी चीज़ हो, आप सिर्फ उस दिन ग्रेटफुल होगे, तो आपके अंदर से वो एटीट्यूड ही नहीं है। यू हैव अ हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, एंड दीज डेज पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट एनीथिंग। आप हर समय हर चीज़ के अंदर कंप्लेन ढूंढ रहे हो, एक रश के अंदर हो, और वो जो रश है वो आपको संतुष्टि नहीं दे रहा। और अगर संतुष्टि आपको 2 बीएचके में नहीं आई ना, तो सर विला में भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। विला में जाने के बाद अक्सर मैंने लोगों को बोलते हुए देखा है, मैम छोटे घर ही अच्छे थे, हम सब ना साथ में बैठते थे ड्राइंग रूम में। अब सबके कमरों में अपने-अपने टीवी है ना, तो कोई साथ ही नहीं आना चाहता है, कोई बाहर नहीं आना चाहता। एक ही घर के अंदर पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे रात को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मेन्यू डिसाइड हो रहा है। बहुत कुछ बिखर रहा है, इसको बिखरने से रोक सकते हैं। संतुष्ट होने की ज़रूरत है, सबको एक-दूसरे को साथ देने की ज़रूरत है। ये सोचो कि अगर आज आपको अपना बचपन याद है और उस बचपन की कुछ पॉज़िटिव बात याद है, जैसे मुझे आज तक याद है कि हम इंडिया गेट बहुत जाते थे, हम बहुत सारे बैलून्स लेते थे, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो दिया। आज हम आने वाले टाइम में बच्चों को क्या वो दे रहे हैं? क्या वो समय दे रहे हैं? क्या वो बॉल के साथ खेल रहे हैं? क्या वो प्रेज़ेंस आपकी है? कहीं आपकी प्रेज़ेंस से घर के प्रेज़ेंट्स तो रिप्लेस नहीं हो रहे। कि डिलीवरी बॉय गिफ्ट्स तो बहुत सारे लेकर आ रहे हैं, बट पेरेंट्स डोंट हैव टाइम। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखना लोगों को, जो तूने दिया है वही कम नहीं है, इसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो काफ़ी मच। मज़ा आ गया आपसे बात थैंक यू सो करके मच। एंड इट्स अ ग्रेट कन्वर्सेशन, थैंक यू सो फुल मच। एन्जॉयड। थैंक यू।